चलिए, बाजार के लिए मैं क्या कहूँ, आज मैं इसको एक नाम दूंगा कि डाउन बट नॉट आउट। एक कोशिश कर रहा है बाजार रिकवरी करने की। देखिए, सुबह एक बाजार ऊपर 24,000 के करीब खुला, फिर 23,845 तक गया और उसके बाद निचले स्तरों से रिकवरी आई। और सुबह शेयर वीरू हमने एक व्यू लिया था और मैं एक चीज़ साफ साफ कहता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बताने में कोई वो शर्म नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कि गलत पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे तो सही पढ़ेंगे। एक ना स्पेसिफिक व्यू इस चैनल पे लिया जाता है जिससे दर्शकों का फ़ायदा हो। जैसे आज मैंने व्यू लिया कि 23,850 पर अपने शॉर्ट कवर करिए और 23,800 के स्टॉप लॉस के साथ 23,850 पर आप खरीदारी करिए। आज का लो देख लीजिए आप, 23,845। अब इसमें इशू क्या है, अगर आप वही इसी चीज़ को आप 23,650 से 23,850 का बैंड दे देंगे तब भी ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मतलब उसमें दर्शकों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दर्शकों का फ़ायदा यहाँ पर होता है कि अगर आप एकदम सटीक लेवल आपको मिल सके तो। और यही CNBC आवाज़ पर आज बात हुई थी कि 23,850 पर अपने शॉर्ट कवर करें और 23,850 पर ही लॉन्ग करें 23,800 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आपने अगर 850 पे लिया, 45 तक गए तो 50 में मिला होगा आपको, 850 से 971, तो रिस्क रिवॉर्ड देखिए आप, 50 पॉइंट का रिस्क था और ऑलरेडी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 120-25 पॉइंट प्ले आउट हो चुके हैं। 2:1 से बेटर का आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है प्ले आउट हो चुका है। लेकिन बाजार में अभी भी अगर आप देखें दिक्कतें काफ़ी हैं और अगर 23,800 टूटा तो खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए वो जो मई एंड के साथ के पुट के साथ जो हेज करने की बात थी वो अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन 23,800 अगर टूटा तो खतरा बढ़ सकता है। और दिक्कत आ रही है मार्केट की, सबसे जो स्ट्रॉन्ग कड़ी थी वो सबसे वीक कड़ी बन चुकी है बैंक निफ्टी। जी हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी सबसे कमज़ोर कड़ी है। हालांकि आज लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के 500 पॉइंट की रिकवरी तो आ चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी SBI की अगुवाई में यहाँ पर गिरावट हुई और SBI के लिए मार्केट के लिए अब एक थोड़ा सा दिक्कत का कारण बन गया। देखिए, रिकवरी पूरे बैंक निफ्टी में आ गई, SBI में नहीं आई है। SBI अभी भी 975 का लो था, 980 पर ही है। तो वो जो रिकवरी आई है वो बाकी के स्टॉक्स में आई है, प्राइवेट बैंकों में आई है ना, HDFC बैंक, ICICI बैंक, थोड़ा सा इन स्टॉक्स में जो बड़े स्टॉक्स हैं इनमें थोड़ी रिकवरी आई है। इस वजह से थोड़ा सा लोअर लेवल से, खासतौर से ICICI बैंक लोअर लेवल से अच्छा घुमा है, 1252 से 1273 पर आया, इसने थोड़ा सा मार्केट को संभाला है। इसके अलावा PM मोदी के जो बयान आए कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका भी बड़ा असर आपको देखने को मिला। आप ज्वेलरी स्टॉक्स देखें, कल्याण ज्वेलर आज सुबह सुबह हमने बात की थी, टाइटन में गिरावट आ गई। ट्रैवल से जुड़े हुए स्टॉक्स, इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक देख लीजिए आप, बाकी स्टॉक्स देख लीजिए, इनमें सब में बड़ी गिरावट आई है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, मगर रिकवरी तो है लोअर लेवल से। ठीक है, आखिरी का 1.5 घंटा हम देखेंगे CNBC आवाज़ पर क्या रुख लेता है बाजार, निफ्टी, बैंक निफ्टी। लेकिन अगर आप CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहे हैं तो जाहिर तौर पर अच्छे फ़ायदे में रहे हैं, क्योंकि 23,850 पर शॉर्ट कवर करने की बात की गई थी और वही होता हुआ नज़र आया। वहाँ से रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी में, तो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो बताए गए थे और वैसे ही बाजार ने रिएक्ट किया। लेकिन सर, इंपॉर्टेंट चीज़ और प्रश्न वही अहम कि मार्केट की स्थिति कब सुधरेगी। जिस तरीके से तेल 105 के ऊपर है, क्रूड तेल वही सेम बात होगी, और जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हो रहा है, FIs की ओर से बिकवाली, तो स्थिति कब ठीक ठाक होगी और ऐसे में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज क्लोजिंग के नज़रिए से कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे, और क्या जो अहम सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इंडाइसिस से भी दूर रह के स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही बाजार में तलाशनी चाहिए। बिल्कुल, अप्रोच तो वही रहेगी श्रेया, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। और देखिए, एक और चीज़, बाजार में ना रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। अगर बाजार ख़राब है उस समय सिर्फ ज़बरदस्ती की पॉजिटिव व्यू लेके किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम, अगर बाजार नेगेटिव है तो नेगेटिव व्यू, जैसे मार्च में लिया था, अप्रैल में पॉजिटिव व्यू लिया था, मई में हम थोड़ा कॉशियस हो गए थे। और बाजार ना इस समय एक सॉर्ट ऑफ चक्रव्यूह में फंसा है। क्या है ये चक्रव्यूह? वो अजीत का लिक्विड ऑक्सीजन वाला डायलॉग, FIs की सेलिंग, डॉलर रुपी और तेल, ये एक कॉम्बिनेशन है जो निफ्टी को नहीं चलने देगा, नहीं चलने देगा। आप मान के चलिए कुछ समय तक निफ्टी नहीं चलेगा, और ये बात लगातार इस प्लेटफॉर्म पर हुई है। हाँ, बीच बीच में एकदम जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आया था, थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी आ जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अभी कुछ समय के लिए आप ऑल टाइम हाई को भूल जाएं, ठीक है। इशू क्या है, लेकिन लोअर लेवल पे है डोमेस्टिक बाइंग, डोमेस्टिक पैसा अभी भी इंटैक्ट है, और मोर और लेस आप देखें मार्केट गैप के अगेंस्ट काम करता है। इस मार्केट में गैप डाउन हो तो उसके बाद
नॉर्मली 10 बजे से मार्केट घूमता है, गैप अप हो तो भी 10 बजे के बाद से मार्केट घूमता है, और नॉर्मली गैप डाउन पर बाइंग और गैप अप पर सेलिंग, इस तरीके की अप्रोच इंट्राडे में काम करती है। वो क्यों होता है कि दोनों तरफ पैरेलल फोर्सेस हैं आपकी, एक तरफ एफआई की सेलिंग है, एक तरफ डीआई की बाइंग है, एक तरफ डॉलर रुपी और क्रूड है, एक तरफ अर्निंग्स का सपोर्ट है, ये सब चीज़ें हैं। और यही कारण है कि मिड और स्मॉल कैप नहीं गिरते हैं। आज भी अगर आप मिड कैप का या स्मॉल कैप का इंट्राडे चार्ट देखेंगे, ये देखिए मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट अब डे हाई पर ही है, लो लेवल से 500 पॉइंट की रिकवरी है, छोटी रिकवरी नहीं है। स्मॉल कैप भी अगर आप देखें तो डे लो से 18,450 का लो था, हम 18,600 पर, ये भी करीब 0.1% के करीब की रिकवरी है। और देखिए ज़्यादातर जो हम स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेते हैं गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ स्टॉक्स गलत भी होते हैं, एक आध गलत भी पड़ता है, और पढ़ना भी चाहिए। सभी सही हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा गलत भी पढ़ना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। तो अगर आप देखें आज टाटा कंज्यूमर है फॉर एग्जांपल, बैंक ऑफ इंडिया है, Hyundai है, इन पर हमने पॉजिटिव व्यू लिया था। ABB, कल्याण, स्विगी, इंटरग्लोब एविएशन, इन पर हमने नेगेटिव व्यू लिया था। हालांकि मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि इंटरग्लोब जैसा स्टॉक है, जैसे एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक है, जैसे पिडिलाइट जैसा स्टॉक है, जैसे इनमें आप अभी भी अपनी वो जो EMI कह रहा हूँ, SIP अप्रोच है, उसको भले ही अभी भी कंटिन्यू करें। देखिए जहाँ तक निफ्टी पर अप्रोच की बात है, निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा 23,800 से 23,850, वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड हो गया, आज के लो ने बता दिया निफ्टी के, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब 24,000 से 24,050। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट होगा 54,200 से 54,500, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी दोनों में आज का हाई और आज का लो देख लीजिए आप, 55,000 से 55,200, ये आपका बेसिकली मोटा मोटी रेजिस्टेंस रहेगी। चलिए वीडियो के पास चलते हैं आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीडियो बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बाजार ने जिसे कहते हैं ना फ्लाइट टू सेफ्टी, उसको अपनाया है, जो कि क्योंकि जैसे कि आप कहते हैं कि बैंक निफ्टी कमज़ोर कड़ी है, तो रेट सेंसिटिव से थोड़ा सा दूर बाजार ने आज फार्मा पे पूरा फोकस किया है। हालांकि महफिल लूट के लिए गया टाटा कंज्यूमर सिंस अच्छे नंबर्स, लेकिन लुक एट, मैं थोड़ा हेल्थ केयर और थोड़ा सा फार्मा पे फोकस कर रहा हूँ। फोर्टिस हेल्थ केयर, फोर्टिस अब नवंबर 2025 से लेकर अब तक की पूरी चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है। हालांकि अगर थोड़ा सा इस स्पेस में और ड्रिफ्ट होता तो मेरे ख्याल से मैक्स भी था, लेकिन फोर्टिस की प्लेसमेंट क्लियर है, ये क्लियर एज पे खड़ा है 960 650। एक बार प्लीज OI रखिएगा तो ज़्यादा सेंस मिलेगा। अच्छा बिल्डअप, और मैक्स भी अगर आप देखें ऑलमोस्ट डे हाई पे, तो एक चीज़ नज़र रखिएगा कि पूरा का पूरा ये स्पेस 3% फोर्टिस का हेल्थ केयर बढ़ा है, 2.36 लाख शेयर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक स्टॉक जिस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, दैट मैनकाइंड फार्मा, कोर फार्मा कंपनी पे अगर आप देखें तो यहाँ पर 1% का इजाफा, और ये अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, जो इसका नवंबर का ब्रेकडाउन पॉइंट था, उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर चुका है। अब क्या हो रहा है, इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, पहले फ्रेश बाइंग हुई है, फाइनली अगर आप देखें थोड़ा सा जो एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं शॉर्ट्स, वो बैकफुट पे हैं। 3.5 लाख शेयर कम हुए, 8% OI शेयर हुआ डे हाई पर, और एक बड़ा सप्लाई जोन पार करता हुआ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सप्लाई जोन है 2460 2465 के आसपास, बट इट्स लुकिंग गुड, प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। और एक रखूंगा मैं फार्मा स्पेस से एल्केम लगभग आप समझिएगा कि पूरी CY26 की जो फॉलिंग चैनल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, 5672 अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि पहले शॉर्ट कवरिंग हुई, अब फ्रेश बाइंग है, नजर रखिएगा स्टॉक पे, फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। और एक बार लेके आइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट नो कंफर्ट, कोई भी रिवर्सल नहीं ड्यूरिंग द डे अनुज, काफ़ी शॉर्टिंग लोडिंग इसमें स्टॉक में हो रही है, और अब थोड़ा सा जो OI है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आ रहा है, 91 लाख शेयर्स, नो शॉर्ट कवरिंग व्हाटसोएवर। अनुज ये पॉकेट, ये जो जिसका जिक्र मैं कर रहा था पहले फार्मा का, जब ये सवाल आता है कि रोज़ बरोज़ 105 का क्रूड 110 115 तक डेविएट करता है, ये आपको रोज़ परेशान कर रहा है, आप फॉरेक्स मार्केट से थोड़ा सा भयभीत हैं। फ्लाइट टू सेफ्टी जब शब्द इस्तेमाल करता हूँ मैं यहाँ पे क्या क्या रखेंगे आप, फार्मा या फिर कुछ और बास्केट्स पे? देखिए फार्मा तो है ही वीरू। मैं आज बताऊँ, मैं आज आपको लॉरस लैब्स भी मेरी शॉर्टलिस्ट में था, मैंने लिया नहीं क्योंकि हम इतनी बार लॉरस लैब्स डिस्कस कर चुके हैं इसके लिए। डॉक्टर रेड्डीज़, वो ओरेगन की डील के बाद आपको याद होगा CNBC आवाज़ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉन्ट्रा व्यू लिया गया था। 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज़ का, कि कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, उस कैश को यूज़ तो कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई यहाँ पर। तो फार्मा एज अ स्पेस आई थिंक इज़ डूइंग वेल। इसका एक और कारण भी है, डॉलर रुपये जिस तरीके से 100 की तरफ बढ़ रहा है, उसमें फार्मा की अर्निंग्स पर एक डायरेक्ट
पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये इम्पैक्ट आईटी पर भी होना चाहिए था और इस वजह से अगर आप देखें तो कुछ हद तक आईटी ने भी गिरना बंद किया है। लेकिन आईटी के साथ दिक्कत क्या है कि लार्ज कैप आईटी नहीं चल रही है। लार्ज कैप आईटी के खुद के फंडामेंटल दिखते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, सब कितने बेकार नंबर्स आए थे, इसलिए मिड कैप आईटी चलता है। लेकिन फार्मा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा में अर्निंग्स भी ठीक ठाक थी मोर और लेस, और फार्मा में जैसा आपने बोला ये थोड़ा सा रिस्क ऑफ फैक्टर भी है और थोड़ा सा डॉलर रुपी का एक पॉजिटिव टेलविंड भी है, इस वजह से ये स्टॉक्स चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रेया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। अच्छा, ये तो फार्मा एज स्पेस की चर्चा हो गई, लेकिन आज जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिले हैं मार्केट में पीएम मोदी के बयान के बाद, ज्वेलरी स्टॉक से देखा हमने काफ़ी डेंट पड़ा। पीएम मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, उसका एक रिएक्शन, और साथ ही उन्होंने जो जनता से अपील की है ईवी अडॉप्शन को लेकर, तो ईवी स्टॉक्स भी हम बढ़ते हुए देखते हैं। तो अब ज्वेलरी स्टॉक्स, ईवी एज ए स्पेस, यहाँ पर समीकरण कैसे बैठ रहे हैं और कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ क्लियर है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील की है, इसको आप सिर्फ स्टॉक मार्केट से जोड़ के ना देखें। ठीक है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील की है, लेकिन मतलब हम क्यों इसको माने। मतलब मैंने एक रील डाली, उसमें बहुत लोग ये बात कह रहे हैं, मत मानिए आप, ज़रूरी नहीं है कि माने, वो एक अपील है, ठीक है ना। और देखिए, एक चीज़ है कि हम ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर तेल, ज़्यादातर क्या पूरा ही तेल हम इंपोर्ट करते हैं। ये अगर हम इस पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो ठीक है, हमारी जनरेशन भले ही थोड़ा घिस पिट के निकाल ले, अगली जनरेशन के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। देखिए, इस देश में ईवी का ट्रांजिशन, इस देश में न्यू एनर्जी का ट्रांजिशन, इस देश में रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारे पास विकल्प नहीं है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर दूसरे सोर्सेज की गाड़ी में आने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ज्वेलरी की जहाँ तक बात है, देखिए एक पर्सनल डिसीजन होता है, आपको ज्वेलरी लेनी है या नहीं लेनी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 साल के लिए मत लीजिए आप, है ना, क्योंकि अभी अगले 1 साल के लिए प्रेशर है ना, आपको परमानेंटली तो कोई नहीं कह रहा है, और वैसे भी ये रिक्वेस्ट है। तो लेकिन अब ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आएगा। आप देख रहे हैं आज किस तरीके से मूव्स आ रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, जरा रफ्तार का घोड़ा और फिसड्डी स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टॉक्स हैं जिससे रिलेटेड है। रफ्तार के घोड़े में सबसे पहला स्टॉक हैज़ टू बी वोडाफोन आइडिया। आखिरकार 11 के भाव के ऊपर सेटल हुआ है। सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार कवरेज रही है कि क्यों वोडाफोन आइडिया में दिन फिरे हैं इसके, और एक फाइनली निवेशकों का जो लंबा इंतजार था वो थोड़ा खत्म होता हुआ दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर दूसरा स्टॉक है, शानदार नतीजों पर भागा स्टॉक। सुबह सीएनबीसी आवाज़ पर बात हुई थी कि आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है, और नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। खासतौर से जो वॉल्यूम ग्रोथ है और जो संपन्न की वॉल्यूम ग्रोथ है वो ज़बरदस्त है। Hyundai, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो नंबर्स अच्छा है, प्लस ये ईवी में भी काफ़ी अब बड़ी बनती जा रही है कंपनी, इस वजह से Hyundai में भी ठीक ठाक मूव आए। फिसड्डी स्टॉक्स, कल्याण ज्वेलर्स, सुबह 8:30 बजे हमने इसको सिंगल आउट किया था पनिशमेंट के लिए कि जितने भी ये रिलेटेड स्टॉक्स थे इसमें सबसे ज़्यादा कल्याण होगा। 8:30 बजे, मार्केट खुलने से पहले। मार्केट खुलने के बाद तो बहुत इजी होता है, आप मार्केट का एक्शन देख लें, उसके बाद बचा क्या। तो मार्केट खुलने से पहले आपको ये बताया गया कि ये आज का एक एक्सीडेंट हो सकता है। गोल्ड ज्वेलरी शेयरों में बड़ी गिरावट हुई है क्लियरली। ABB खराब नंबर से गिरा स्टॉक, और आज सुबह हमने आगाज़ किया था, वैसे इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, सबको दिख रहा था एक नंबर खराब है, लेकिन फिर भी एक रिकवरी आई, वो फेल हो गई और वहाँ पे शॉर्टिंग का मौका मिला लोगों को। 10% के करीब गिरा, एक्सीडेंट ऑफ द डे। और फिर मेरे ख्याल से मैं एक बात बताऊँ, मेरी जो आज की सबसे बोल्ड कॉल थी वो थी स्विगी पर, क्योंकि मैंने 1-2 जगह देखा कि मतलब ब्रोकरेज जगह व्यूज़ में काफ़ी पॉजिटिव व्यू लिया गया था। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें पॉजिटिव व्यू लेने लायक था क्या। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ श्रेया, सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर आपको ना इम्पार्शियल एनालिसिस मिलेगा, इम्पार्शियल एनालिसिस। हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि कोई कॉर्पोरेट हमारे साथ अच्छे इक्वेशन रखता है या नहीं रखता है, कोई कॉर्पोरेट हमें फर्स्ट इंटरव्यू देता है या नहीं देता है, कोई कॉर्पोरेट हमें मतलब अगर हम उनके अगेंस्ट नेगेटिव व्यू लें तो हमें बॉयकॉट करता है या नहीं करता है, या कोई कॉर्पोरेट अगर हम अच्छा व्यू ले लें उनके बारे में तो हमको मतलब उस तरीके से अगर हमारे लिए फेवरेबल फर्स्ट इंटरव्यू में देता है नहीं देता, हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक हमारे व्यूअर्स के लिए एक व्यू लेते हैं स्टॉक्स पर, और वो व्यू इसीलिए स्विगी पर आज लिया गया। तो आज क्या काफ़ी समय से रहा है व्यू कि एकदम नेगेटिव व्यू, और आज भी देखें आप, अभी भी इतने मार्केट में रिकवरी हो गई, ये स्टॉक अभी भी डे लो पर है, 261 पर है। चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और उसके बाद कार्यक्रम में क्रम समझ लेते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सर वही सारे स्टॉक्स जो आज खबरों में थे और पिटे हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन है। तो शुरुआत कीजिए
मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ कौन कौन से स्टॉक्स पर डेंट पड़ा है आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टाइटन, पीएम मोदी जी की अपील के बाद कि सोना 1 साल तक ना खरीदे, उसका एक डेंट पड़ा है, 6% डाउन, आज लूजर बना है। इंटरग्लोब एविएशन क्रूड ऊपर है, 4.5% का डेंट। एसबीआई नतीजों के बाद टूट रहा है लगातार, यहाँ 4% की गिरावट। और इटर्नल स्विगी पर आज डेंट पड़ा है स्विगी के नतीजों के बाद, ये भी 3.5% नीचे आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। एबीबी इंडिया नतीजे काफी खराब थे, ब्रोकरेजेस के भी तरफ से डाउनग्रेड आया, 9.5% आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। स्विगी के रिजल्ट अच्छे नहीं लगे हैं स्ट्रीट को, 5.5% की गिरावट यहाँ पे। सीमेंस टूट गया आज के सत्र में 5.5%, और ल्यूपिन में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 4.5% के करीब करीब। लेकिन खराब मार्केट में भी स्टॉक्स चले हैं, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स जहां पर नतीजे काफी अच्छे आए, 0.75% की तेजी। मैक्स हेल्थ केयर चढ़ गया 2.5%, कोल इंडिया में खरीदारी 2% और सन फार्मा भी लगभग 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया खबर के बाद एकदम से उछल गया, 8.5% की तेजी। हंडई मोटर देखिए 3%, यूपीएल के नतीजों के बाद यहाँ पर 4% की तेजी। और एमसीएक्स यहाँ कैपिटल मार्केट स्पेस लगातार फोकस में रहा है, यहाँ पर भी अच्छी खासी आपको रौनक नजर आएगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और शो में होगा क्या वो समझाते हैं आपको। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे एसएमआईएफएस के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, राजेश पालविया, पंकज आंधर, जतिन गेड़िया, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 3 बजे जुड़ेंगे धवल व्यास। 2:20 पर आशीष बताएंगे आपको कि एबीबी इंडिया नतीजों के बाद क्यों टूट गया। 2:30 बजे नतीजों पर बात करेंगे पीवीआर आइनॉक्स के मैनेजमेंट से। 2:40 पर एसबीआई पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे आशीष और नुपुर। 2:45 पर नुपुर बताएंगे कि पीएम मोदी की अपील किन शेयरों के लिए पॉजिटिव है और किन के लिए नेगेटिव। साथ ही बताएंगे कि कमजोर बाजार में भी वोडाफोन आइडिया क्यों भाग रहा है। 2:50 पर कल आने वाले नतीजों पर नुपुर से जानेंगे डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे। साथ ही आशीष से समझेंगे टाटा पावर के नतीजे कैसे रह सकते हैं, और कंचन बताएंगे आपको डिक्सन टैंक के नतीजों का अनुमान। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:10 पे अनुजी से स्ट्रैटेजी। 3:15 पे होगा डीलिंग रूम चेक, और 3:20 पे होगा बीटीएसटी एसटीपीटी कॉल। चलिए, हमारा पैनल तैयार है और शो की शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजीज के साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की? अनुज जी, सोना कॉम्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, एक छोटा सा करेक्शन था, लेकिन करेक्शन पे 22 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वहां पर वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 579 का स्टॉप लॉस लगाना है और 620 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 600 वाला कॉल ऑप्शन 16-17 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें और 30 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। ओके, सोना BLW 593 पे आपका बाय कॉल। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा एल्केम लैब्स पे। एल्केम लैब्स में फार्मा सेक्टर ओवरऑल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे एल्केम लैब्स ने 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और शॉर्ट टर्म एवरेज 20 और 40 के आसपास बहुत समय से कंसोलिडेशन बनाया हुआ है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, मीडियम टर्म अप ट्रेंड में, और मुझे लगता है कि ये अप ट्रेंड अब कंटिन्यू होगी और यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा ऑफ दिस इंटायर कंसोलिडेशन। यहाँ पर मेरे जो स्टॉप लॉस होंगे वो हो गए 5490 और टारगेट होगा 5900। ओके, एल्केम लैब सोमिल जी को भारा है खरीदारी के रेंज स्तरों पर। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। जी शाह जी, गुड आफ्टरनून। अगेन मैं भी फार्मा के साथ ही जाना चाहूंगा। बायोकॉन में एक क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी है। तो बायोकॉन को पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लेकर चल सकते हैं। 392 के आसपास चल रहा है। 386 का स्टॉप लॉस लगाएं और 406 तक के टारगेट बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बायोकॉन में खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से होगी। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक क्या होगी। श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। अनुज सर, वीरेंद्र जैन, ऑल को पैनलिस्ट। श्रेया जी, वॉल्फ्राई फिलिप के ऊपर नजरें हैं। 2420-2422 की रेंज में फ्यूचर्स में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इतने गिरते मार्केट में भी ये काउंटर ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है, बहुत ज्यादा गिरा नहीं है। मुझे लगता है कि एक मोमेंटम इसके अंदर है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 2400 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे। ऊपरी लेवल पर 2460 रुपए तक की टारगेट। ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स। चलिए अब इसके बाद चलते हैं जतिन जी के पास। जतिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो मेटल स्पेस में से हिंदुस्तान कॉपर में रहेगा।
बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करें। हमें लगता है कि ऊपर में 600 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। 559 का स्टॉप लॉस लगाना। ओके चलिए, ये हो गई हिंदुस्तान कॉपर पर एक राय। अब चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास एक बढ़िया से फंडामेंटल आइडिया के लिए। शरद जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी आज की इन्वेस्टमेंट बेट। गुड आफ्टरनून। हमारी इन्वेस्टमेंट बेट होगी इन्फोसिस। मुझे लगता है आईटी में काफी करेक्शन हमने ऑलरेडी देख ली है। 15 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। फॉरवर्ड ग्रोथ वगैरह ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड है नहीं मार्केट में, लेकिन जिस तरीके की टीसीबी एडिशंस लगातार हुई है, हमें लगता है जैसे जैसे सिनेरियो नॉर्मलाइज होता है, जो एआई और क्लाउड पे कंपनी का फोकस है कोबाल्ट और टोपाज के थ्रू, उसका फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। प्लस जो यूएस की बीएफएसआई सेगमेंट है, वहां जो इम्प्रूवमेंट है वो भी नंबर्स पे दिखना चाहिए। तो हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ये दोनों चीजें प्ले आउट करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे बीएफएसआई वगैरह नॉर्मलाइज होता है यूएस में, उसका फायदा मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा नर्वसनेस है एआई के अराउंड, मुझे लगता है थोड़ा ओवरडन है, और 15 टाइम पे रिस्क काफी नेग्लिजिबल है। और अगले साल हम ये उम्मीद करें कि 8 से 9% जैसी ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में आनी चाहिए। तो लगभग 80 रुपए के आसपास की अर्निंग आएगी। 20-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस आईटी स्पेस ही काउंटर आया है फोकस में बहुत दिनों बाद, तो इन लेवल पर आप खरीदारी के सोच सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से। शरद जी का ये इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया। फटाफट से एक रीकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाए। मानस जी ने चुना है सोना कॉम्स, यहाँ पे खरीदारी की राय। 620 की टारगेट है, 579 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं कि एल्केम लैब के साथ जाएंगे, स्ट्रेंथ है यहाँ पर। फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ दिख रही है। 5,900 के टारगेट हैं, 5,490 का स्टॉप लॉस है। अरुण जी ने भी इसी स्पेस से बायोकॉन चुना है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। 406 के टारगेट है, 346 का स्टॉप लॉस। पंकज जी कह रहे हैं कि गोदरेज फिलिप इस कमजोर बाजार में भी कुछ संकेत दिखा रहा है, तो खरीदारी कीजिए। 2460 के टारगेट के लिए 2400 का स्टॉप लॉस लगाइए। जतिन जी ने हिंजिंग चुना है, मेटल स्पेस से, यहाँ पे खरीदारी की राय। और आखिर में 600 के टारगेट है, हिंदुस्तान कॉपर या हिंजिंग, अच्छा हिंदुस्तान कॉपर, 600 के टारगेट है और 559 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और शरद जी ने आखिर में इन्फोसिस चुना है, इन्वेस्टमेंट आइडिया है उनका, लंबी अवधि के नज़रिए से आप इसे रख सकते हैं फोकस में 1600 के शुरुआती लक्ष्य के साथ। तो सारे जो ट्रेड्स थे वो बाई साइड के ही थे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पर और निचले स्तरों से रिकवरी तो दिखाई है सर, लेकिन दो स्पेस देख रही थी मैं, एक तो ऑटो और साथ ही रियल्टी। ये जो रेट सेंसिटिव स्पेस हैं, यहाँ पर क्या नज़रिया बन रहा है? और ऑटो एज ए स्पेस में अगर देखें तो सर, क्या ऑटो एंसिलरीज की तरफ थोड़ा झुकाव होना चाहिए जैसा मूड माहौल बन रहा है बाजार का? हाँ, देखिए ईवी पर फोकस करें, जहाँ पर ईवी से रिलेटेड प्लेज है। मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा आपका रुझान उस तरफ आपको करना होगा। जो प्योर प्ले पेट्रोल डीजल प्लेज हैं, मुझे लग रहा है उसमें कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। और क्योंकि उसका कारण है जिस तरीके से डॉलर रुपये भाग रहा है। और एक चीज़ मान के चलें श्रेया, वैसे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हो सकता है मैं गलत हूँ, लॉजिक कहता है कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस अब बढ़नी चाहिए। वैसे इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और इस तरीके के मोस्ट नॉर्मली इलेक्शन खत्म होने के बाद ही आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कल वार्निंग दी है कि हमें कंजम्पशन कम करनी ही पड़ेगी, अब अगर नहीं मानेंगे तो फिर अब प्राइस हाइक करनी पड़ेगी ना। वैसे ही प्राइस हाइक ड्यू भी है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इन कंपनियों ने तब नहीं प्राइस गिराया जब क्रूड नीचे था, बिल्कुल, लेकिन तब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, क्या करें, वो भी ज़रूरी था। अब एक्साइज ड्यूटी नील कर दी है, अब उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते आप, तो ऑप्शन क्या बचा है? सिर्फ या तो कंपनीज को बोला जाए कि आप लॉस लीजिए या फिर प्राइस हाइक करनी पड़े, दो में से एक चीज़ तो होगी। आपको जैसे कहते हैं ना कि लीस्ट बैड ऑप्शन तो चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो देखिए इसमें ना कोई आसान जवाब नहीं है वैसे फ्रैंकली। एंसिलरी स्टॉक्स के साथ एक एडवांटेज ये होती है कि एंसिलरीज जो हैं वो हर जगह यूज़ होती हैं, पेट्रोल डीजल में भी यूज़ होती हैं, ईवी में भी यूज़ होती हैं, हाँ। है ना, तो वो उस चीज़ का उनको फ़ायदा होता है। अब आप गाड़ी की जो सीट बनाते हैं वो ईवी उसमें अलग अलग सीट थोड़ी ना होती है, सेम ही होती है। मिरर जो बनता है वो सेम ही होता है, तो वो थोड़ी सी कंपनियों के पास एक एडवांटेज होता है उस चीज़ का। आप चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एबीबी इंडिया आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे सुबह से, और हमने आज सुबह बात भी की थी इसकी कि मार्केट को नंबर्स पसंद नहीं आएंगे, लेकिन आशीष से जानते हैं सारी डिटेल्स। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और बहुत ही कमज़ोर नतीजे
स्टॉक में देखें तो लगातार 9-15 से लेकर अब तक गिरावट है। अभी भी आप देखें तो तकरीबन 10% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब इनके नतीजों में आप देखें तो खास बात यह है कि परफॉर्मेंस बड़ी कमज़ोर देखने को मिली। एक तो ये जो वेस्ट एशिया का तनाव है नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सप्लाई साइड के इश्यूज नंबर में नज़र आ रहे हैं, और साथ में आप देखें तो जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है इसके चलते इनके मार्जिन्स भी यहाँ पर टूटते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है। एबीबी में आप देखें तो जो ऑर्डर इनफ्लोज है, जो इनका डेटा सेंटर है, रेलवे सेगमेंट है, यहाँ पर ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिल रही है, और इसी के चलते जो Q4 में ऑर्डर इनफ्लोज हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 25% की बढ़त आपको देखने को मिली। अब टोटल बैकलॉग यानी टोटल ऑर्डर बुक इनकी आ गई है तकरीबन 11,100 करोड़ के आसपास। लेकिन खास बात है कि मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये कहा है कि जो पैट मार्जिन की गाइडेंस है 12 से लेकर 15% इसे बरकरार रखेंगे। प्राइस हाइक किया है उन्होंने, लेकिन इसके साथ ये भी जानकारी दे रहे हैं कि प्राइस को पास ऑन करने में एक लैग होता है, समय लगता है, तब तक थोड़ा सा आप देखें तो एक दबाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में देखें तो कुछ क्रूशियल सेगमेंट्स हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग में डिले हुआ है, तो इसी के चलते इम्पैक्ट यहाँ पर आपको नंबर्स में नजर आएगा। अब दरअसल एबीबी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, और वैल्यूएशन के तो पूछे ही मत ही, मतलब इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है कि काफ़ी कंपेयर भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप CY27 फॉरवर्ड EPS पूरे एक साल के आगे की भी EPS के हिसाब से देखें तो 68 टाइम्स पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, और इसी के चलते देखें तो कोई भी ब्रोकरेज हाउस ऐसा नहीं होता जो स्टॉक के ऊपर खुल के बड़े टारगेट दे या सीधे बाई की रेटिंग दे। तो अभी फिलहाल के लिए जो प्रभुदास लियादत की तरफ से रिपोर्ट है इसमें होल्ड की रेटिंग है, नोवामा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कवरेज है इसमें भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 6,600 के टारगेट के लिए। ओके, 6,600 के टारगेट के लिए। शरद जी, आपने अभी आशीष को सुना, आई मीन की फैक्टर्स बिहाइंड दिस नंबर्स। दूसरी बात फिर आ गया आशीष वैल्यूएशंस पे 68 की पी FY27 के हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के हिसाब से। आपको क्या कहता है, आई मीन कि ये जो कूलिंग ऑफ हो रही है इसका इंतज़ार करें, या फिर यू हैव सम बेटर आई मीन अल्टरनेटिव्स इन विद इन कैपिटल गुड्स? L&T हालांकि बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको वैल्यूएशंस के लिहाज से कहीं पर भी। कमिंस, सिमंस, आपका विचार क्या है? एबीबी कैसे डील करें इस वक्त? थोड़ा महंगा तो है, और जनरली पूरी स्पेस अगर आप देखें तो जिस तरीके के रैली में अक्रॉस द बोर्ड देखिए, शायद भेल सबसे नीचे था वैल्यूएशन वाइज, वहां भी एक सॉलिड रिटर्न हमने देख लिया है। तो अभी अक्रॉस द बोर्ड कुछ बहुत ज्यादा खोज पाना तो स्पेस में मुश्किल है, और एबीबी में मुझे लगता है अभी भी वेट करना चाहिए थोड़ा और करेक्शन का। हो सकता है आपको इससे काफी नीचे स्टॉक मिले, क्योंकि अभी भी जैसा आशीष भी बोल रहे थे लगभग 100 रुपए के आसपास की EPS दिसंबर 2007 में एक्सपेक्टेड है, 27 में, और उस पर भी लगभग 63-64 टाइम चल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट री रेटिंग भी काफी स्ट्रांग हो सकती है अगर ऑर्डर बुक अग्रेशन वगैरह स्ट्रांग होता है तो। इनकी अर्निंग्स में चाहे बेल हो, चाहे ये हो, चाहे सीमेंस हो, हमने पिछले 1.5-2 साल में ऑलरेडी एक अर्निंग्स का रिवाइवल साइकिल देखा है, तो उसके संग इनके प्राइसेस भी अब नॉर्मली मूव करते हैं, और मोट काफी स्ट्रांग है इन कंपनीज में। तो विद इन द स्पेस अगर मुझे कुछ लेना हो तो मुझे लगता है L&T एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। जैसे जैसे जो टेक वाला पीस है SOTP में वो भी वजन करता है, उससे भी फायदा होना चाहिए, और जो बेस बिजनेस है वहां भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो स्टैगर करके अगर ये मिडिल ईस्ट की टेंशन थोड़ी बढ़ती है तो वहां मोस्ट प्रोबेबली आपको L&T थोड़ा और सस्ता मिलेगा। तो अगले 5-10% में स्टैगर करके L&T एक्यूमुलेट करने के लिए बेस्ट लगता है वैल्यूएशन वाइज। ठीक है, L&T स्पेस में ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको, तो L&T रखें फोकस में फिलहाल, और निचले स्तरों से यहाँ पर रिकवरी भी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी अगर आप देखें तो। अच्छा, ये तो बात होगी स्पेस की। एक बार FMCG पैक रखिएगा स्क्रीन पर, ये भी इन ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब है इस कमज़ोर बाजार में भी, और टाटा कंज्यूमर इसके पीछे का एक बड़ा कारण, क्योंकि रिजल्ट अच्छे थे और 7.5% चढ़ के आज के सेशन में। मैरिको के भी नतीजे ठीक ठाक आए थे, तो ये भी आपको 2% अप नज़र आएगा। साथ ही एक बार HUL और नेस्ले भी रख दीजिए स्क्रीन पर, क्योंकि नेस्ले के नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद से एक तरफा भागा है। HUL के भी ठीक ठाक ही नंबर थे, कोई बड़ा वाव पॉजिटिव नहीं था HUL के नंबर में, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है। मैरिको पर व्यू चाहूँगी मैं जतिन जी आपका, क्योंकि FMCG पैक में अगर आप देखें तो ये कोशिश कर रहा है, नतीजे भी ठीक ठाक थे। 846 के लेवल पर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैरिको विद इन दी FMCG पैक वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में 3 दिनों का कंसोलिडेशन अपसाइड की तरफ में ब्रेकआउट आया है, तो आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। ऊपर में जो टारगेट एरिया है या तो रेजिस्टेंस एरिया वो 875 880 के आसपास आ रहा है,
और जो क्रूशियल सपोर्ट्स है वो 825 के आसपास आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ओके, करंट लेवल पर खरीदारी की जा सकती है मैरिको में। ये व्यू हो गया। चलिए वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम मानस जी से, सोमल जी से और अरुण जी से। बताइए मानस जी, कैश में कौन सा काउंटर? देखिए, कैश में ईपीएल एलेम्बिक फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट के मूव की तरह देखना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 780 780 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 825 825 रुपए की टारगेट सेट करेंगे, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज आता है। एलेम्बिक फार्मा 786 पे आपका बाय कॉल। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? वीरू, अगेन फार्मा स्टॉक अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में अगेन एक अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है। एवरेजेस पे सपोर्ट लेके फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन शुरू हुआ है। ऑन द वीकली मंथली चार्ट्स पे भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर द स्टॉक। मुझे लगता है कि इवन इन द मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2985 और टारगेट ऊपर में होगा 3300। ओके, चलिए ये हो गई आपकी ट्रेड्स इस समय। अरुण जी की ट्रेड बाकी। सॉरी अरुण जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड? जी सर, गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड भी अगेन हेल्थ केयर सेक्टर से ही रहेगा। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 742 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल बेसिस के हिसाब से इसको बाय करके चल सकते हैं। 725 का स्टॉप लॉस लगाएं। 784 तक के टारगेट एस्टर डीएम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एस्टर डीएम ये हो गई कैश में अरुण जी के पिक। तो एलेम्बिक फार्मा, अजंता फार्मा और एस्टर डीएम हमने चुना है। एक बार पूरा फार्मा स्पेस रखेगा फिर से स्क्रीन पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 3-4 दिन पहले हमने चार्ट जीपीटी में इसको शुमार किया था। इनफैक्ट अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लॉरस लैब नतीजों के बाद से एक तरफा भागा है। टोरेंट फार्मा ये भी वायदा का गेनर बना हुआ है। अच्छा अरुण जी, बायोकॉन चुना आपने, टोरेंट फार्मा कैसा लग रहा है? इसने भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं, आज भी 3.5% अप है। देखिए, डेफिनेटली टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, इवन दूसरे जो फार्मा स्टॉक्स है सभी में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। क्योंकि टोरेंट फार्मा में मोमेंटम ज्यादा तेज था, बायोकॉन में ओपन इंटरेस्ट का एडिशन काफी अच्छा था, इसलिए बायोकॉन मैंने चुना। पर टोरेंट फार्मा में ब्रेकआउट 4480 के ऊपर हुआ है। जब तक स्टॉक 4480 के ऊपर है, ये ब्रेकआउट सस्टेन रहेगा। हो सकता है 4670 4680 तक के टारगेट आपको टोरेंट फार्मा में आ सकते हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव लग रहे हैं। अगर दोनों में से एक चुनना चाहूँ तो बायोकॉन मुझे ज्यादा बेटर। ओके, चलिए अब बात करते हैं पीवीआर आइनॉक्स के नतीजों की। चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आय में भी 26% की बढ़ोतरी हुई है। मार्जिन में भी ज़बरदस्त सुधार आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और साथ ही FY27 के आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के MD अजय बिजली और CFO गौरव शर्मा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। अजय जी, एक ऐसा क्वार्टर, 2 बैक टू बैक क्वार्टर जिसमें हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स एक के बाद एक रिलीज हुई, धुरंधर और धुरंधर 2। पहले तो इन नंबर्स में इनका इम्पैक्ट बताइए, क्योंकि इस तरीके की फिल्में हर क्वार्टर तो नहीं आती हैं। नहीं, हर क्वार्टर नहीं आती हैं, बट हर साल ज़रूर आती हैं। क्योंकि अगर आप देखिए पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि हर साल कोई ना कोई मूवी ऐसी आई है, जैसे RRR, KGF 2, पुष्पा 1, पुष्पा 2, कंतारा 2। तो इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर 1500 पिक्चरें हर साल आती हैं। तो 1500 मूवीज़ में कोई ना कोई तो ऐसी मूवी आती है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द पार्क चले जाती है। और इसीलिए ये मार्केट बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर मार्केट इन द वर्ल्ड। धुरंधर ने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इस पर ही काफ़ी मूवीज़ आई जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा। महाअवतार नरसिम्हा आई, सैयारा आई, कंतारा 2 आई, रीजनल मूवीज़ में लालो आई, बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स हैं, F1 और जुरासिक पार्क, बहुत सारी मूवीज़ थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और अगर आप देखिए धुरंधर 2 मार्च 19 को रिलीज़ हुई थी, तो इसका मतलब सिर्फ 11 दिन का उसका इम्पैक्ट है इस फाइनेंशियल ईयर में। और लास्ट क्वार्टर में बॉर्डर 2 भी आई, बहुत पिक्चरें आई। तो आई थिंक जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, मिड बजट मूवीज़ में भी काफ़ी डिपेंडेंसी है और उससे भी लोग देखने आ रहे हैं। और वो बहुत एक इंकरेजिंग और हार्टनिंग साइन है।
जो हमें काफ़ी इंकरेज कर रहा है आगे अगले सालों के लिए भी। कुल नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब अप्रैल टू जून भी शानदार होगा, क्योंकि ऑलरेडी धुरंधर 2 का एक रब ऑफ इम्पैक्ट जो बचा हुआ जो मेन बिजनेस है वो प्ले आउट हुआ होगा। अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनी है अपेरेंटली वो काफ़ी अच्छा कर रही है, 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है वो बिजनेस में। तो अगला क्वार्टर भी क्या ऑलरेडी आपको काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है? या अभी तक तो ट्रैक पे है, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज भी आई हैं, माइकल आई है, प्रोजेक्ट हेल मेरी आई थी मार्च में, लेकिन उसका भी स्पिल ओवर बेनिफिट है। उसके डेविल वेयर्स प्राडा 2 आई है, और अभी काफ़ी रीजनल मूवीज, दृश्यम 3 अभी अनाउंस हुई है 21 मई के लिए, और एक पेडी मूवी है वो आ रही है। अभी पति पत्नी और वो दो रिलीज हो रही है अगले हफ्ते। सो लाइनअप काफ़ी स्ट्रांग है, और लाइनअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का जो एक मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त के बाहर जाके पिक्चर देखनी है बड़े पर्दे पर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिविजुअल मूवीज कोई चले कोई नहीं चले दैट डजंट मैटर, बिकॉज अगर 1500 मूवीज हैं तो इनफ मूवीज हैं। अगर दो पिक्चरें भी चल पड़े महीने के अंदर वो भी काफ़ी हैं, कई बार तीन भी चल जाती हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंटम है, लोग बाहर आ रहे हैं, उनका दिल कर रहा है बड़े पर्दे पे पिक्चर देखने का, और दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इट इज स्टिल द नंबर 1 फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन इंडिया, क्लोज टू क्रिकेट और मे बी मोर देन क्रिकेट। एंड हमारी कंपनी काफ़ी पॉइज्ड है टू टेक दैट एपेटाइट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय बीइंग इन 113 cities and being the number 1 player in the country. अच्छा गौरव जी, गुड आफ्टरनून। एक सवाल आपसे, ये 4700 BC का जो ब्रांड आपने बेचा उसका कितना इम्पैक्ट इन नंबर्स में देखने को मिला होगा, और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड था वो, तो उसे मतलब क्यों बेचा? एक अच्छी सिनर्जी दिख रही थी उसमें, तो वो उसको बेचने का क्या कारण था? गुड आफ्टरनून अनुज जी। 4700 BC ब्रांड हालांकि सिनेमा से शुरू हुआ था, बट इन द पिछले कुछ सालों में स्पेशली क्विक कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स के वजह से उसकी सेल सिनेमास के बाहर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो एक FMCG ब्रांड के रूप में इंडिया में काफ़ी बड़ा हो गया था। एंड आई थिंक उसकी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि FMCG कैपेबिलिटीज आए, प्लस हमारा कोर सिनेमा was only about 15-16% of the total sales of 4700 BC. So हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे कोर बिजनेस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पहले था। हालांकि 4700 BC आफ्टर मैरिको सेल होने के बाद वी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू सेल इट इन आवर सिनेमास एज वेल। एंड ओवरऑल काफ़ी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रही, 24-25% का IRR जनरेट हुआ इस सेल से, और हमारे Q4 के नतीजों में रफली 127 करोड़ का प्रॉफिट 4700 BC की सेल से आया। ओके, अच्छा अजय जी, मैं आपको एक व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ, आपको सुन के शायद अच्छा भी लगे। मतलब आज से 1 साल पहले जब मैं फ्राइडे खाना खाता था ना, तो शुरुआती 2 से 5 मिनट में मैं कंटेंट लोकेट कर लेता था OTT पर। आज खाना खत्म हो जाता है लेकिन आप OTT पे कंटेंट फिक्स नहीं कर पाते, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि OTT अब हमें उतना प्रभावित नहीं कर रहा है। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने पिछले 3-4-6 महीने में इसका प्रभाव फुटफॉल पे कितना देखा, और ये अगर जारी रहा, व्हाट काइंड ऑफ प्राइसिंग पावर आर यू गेटिंग, आई मीन लास्ट 3 मंथ 6 मंथ, और ये प्राइसिंग पावर FY27 में आपके पास कितनी रहेगी? नहीं, देखिए, होम एंटरटेनमेंट काफ़ी देर से पूरे दुनिया में रही है। अभी इसका नाम OTT आ गया, उससे पहले वीडियो था, VHS था, सैटेलाइट था, तो ये इसकी एक अलग जगह है, और टू सी द मूवीज ऑन द बिग स्क्रीन अलग है। अगर आप ऑरमैक्स की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे जो अभी रिसेंटली आई है, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि नंबर ऑफ मूवीज जो OTT पे रिलीज हो रही हैं, इनफैक्ट रिपोर्ट मेरे आ गई है, 2022 में 105 थी और बिग स्क्रीन पे 217 थी, अब जाके 470 बिग स्क्रीन पे पहले आ रही हैं, और ओनली 30 मूवीज आर गोइंग टू OTT। तो आई थिंक लोगों का एक नेचुरल disposition of human beings to go out and entertain themselves and see the movies on the big screen. So I think, first of all, that debate is over now, that movies will get released on the big screen first, and it is good for all stakeholders. It is also good for OTT players, because OTT players can also see the performance of the movie and then decide how much they should pay उसको अपने प्लेटफॉर्म के लाने के लिए। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरा जो टिकट प्राइस है वो तो हमको
इंडिया जैसी मार्केट में अगर 150 मिलियन पीपल केम टू आवर सिनेमाज, हर तरह का कस्टमर है, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर भी है, कंज्यूमर सर्विस सेंसिटिव कस्टमर भी है। तो हमारे पास 1500 रुपए की सोल्यूशन भी है, हमारे पास 100 रुपए की भी सोल्यूशन भी है। लेकिन अगर आप हमारा ब्लेंडेड एवरेज देखें तो हमारा 8% से ही ग्रो हुआ लास्ट ईयर। आवर एवरेज टिकट प्राइस इज अबाउट 280 रुपीज। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आवर एवरेज टिकट प्राइस स्टिल we remain affordable as well as aspirational. So वही इन्फ्लेशन के साथ ही बढ़ेगा, मे बी 8%, 7-8% के हिसाब से ही बढ़ेगा, अनलेस हमारे फॉर्मेट्स थोड़े और प्रीमियम हो जाएं। अगर IMAX, PXL, 4DX, रिक्लाइनर्स, अगर हम उस तरह के फॉर्मेट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली एवरेज टिकट प्राइस बढ़ेगा। अगर मूवीज बड़ी लंबी हो जाएं, धुरंधर इज ऑलमोस्ट लाइक 2.5 मूवीज, 1.5 मूवीज रादर, 4 आवर्स की पिक्चर थी। तो जब मूवी का लेंथ भी बढ़ जाती है तब भी ऑब्वियसली ATP बढ़ती है। बट आई थिंक OTT से हमारा कोई ATP का कोई ज्यादा इतना कोरिलेशन नहीं है। ओके, गुड आफ्टरनून अजय जी, गौरव जी, श्रेया बात कर रही हूँ। एवरेज टिकट प्राइस तो बढ़ी है 22% और Q4 में। अच्छा गौरव जी, मेरा सवाल आपसे ये कि Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में कैसी डिमांड है? मेट्रो सिटीज़ में तो डिमांड रहती है, लेकिन क्या Tier 3 में लोग प्राइस सेंसिटिव हैं या फिर वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली आपको? इनफैक्ट Tier 2, Tier 3 में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। काफी सारी मिड बजट फिल्म्स लास्ट ईयर जैसे सयारा, महाअवतार नरसिम्हा, Tier 2, Tier 3 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। गोइंग फॉरवर्ड PVR आइनॉक्स भी Tier 2, Tier 3 के लिए एक अलग ऑफरिंग लॉन्च करेगा, जिससे Tier 2, Tier 3 में मल्टीप्लेक्स पेनिट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे रियल एस्टेट डेवलपमेंट, शॉपिंग सेंटर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज रिटेल Tier 2, Tier 3 में पेनिट्रेट कर रही है, वैसे वैसे मल्टीप्लेक्सेस की डिमांड भी Tier 2 मार्केट्स में बढ़ती जा रही है। सो काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इन Tier 2, Tier 3 मार्केट्स में। अजय जी, एक पॉसिबली मेरी तरफ से आखिरी सवाल आपसे, एक थोड़ा इसका अगर अरिथमेटिक हमें समझाएं। अगर धुरंधर जैसी फिल्म फॉर एग्जांपल 1100 करोड़ का बिजनेस करती है, 1100-1200 करोड़ का, PVR के हिस्से में कितना आता है? मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली धुरंधर, Gaurav, is it okay to disclose this? I think our share was about first 35% movie was 844 crores India box office. Global की नहीं बात करें because we don't have cinemas abroad. I think PVR was 328 crores out of 844, and second one will be also roughly the same, about 350 crores out of 922 crores अभी हुआ है बिजनेस। और so ये बिल्कुल, और ये ट्रेंड जो है, क्या ये आगे जाकर, क्योंकि एक प्रोड्यूसर्स की जो लॉबी है, आई एम श्योर एक आप भी इस फिल्म प्रोडक्शन में आए थे, आप PVR प्रोडक्शन की भी आई थिंक अलग से लाइन है एक, तो क्या एक कहीं ना कहीं इस पे नेगोशिएशन होता है या फिर ये कुछ समय के लिए फिक्स्ड है? जैसे अगले 5-6 साल के लिए क्या ये फिक्स्ड है कि आपको 1/3 रेवेन्यू मिलेगा? और ये क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई मूवी अगर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर या बड़े स्टार्स की हो, जो पहले से डिसाइडेड हो कि बहुत बड़ी बन सकती है, तो उसमें कट थोड़ा अलग होता है, या अगर थोड़ी कोई छोटी फिल्म है जो सरप्राइज या स्लीपर हिट हो जाए, उसमें आपका कट थोड़ा ज़्यादा होता है? क्या इस तरीके का भी कुछ डील्स होती हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बेसिकली अभी भी देखिए इंडिया में 9500 स्क्रीन्स हैं, हमारी 1800 स्क्रीन्स हैं। तो अगर जो बड़ी पिक्चर होती है वो हर जगह लगती है, उसमें लाइक 5000-6000 प्रिंट्स लग जाते हैं उस मूवी के। तो ऐसा नहीं है कि पूरी डिपेंडेंसी PVR पे है। आई मीन धुरंधर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल बिकॉज इट इज अ मूवी दैट डिड वेल इन रूरल इंडिया, इन अर्बन इंडिया, सेमी रूरल, ऑल डेमोग्राफिक्स, ऑल एज प्रोफाइल्स, ऑल जेंडर्स। आई थिंक ऐसी मूवी मतलब कम ही आती है, बहुत रेयरली आती है, इसलिए इस तरह का इसमें शेयर आया है। बट टिपिकली अगर मूवी बहुत बड़ी कार्पेट बॉम्ब हो, गेस्ट रिलीज एवरीवेयर, PVR's शेयर इज नॉट दैट मच इन दैट। अजय जी, मेरी तरफ से आखिरी प्रश्न यहाँ से, जो आपका एक कॉस्ट कंपोनेंट बहुत बड़ा होता है, रेंटल्स, उसकी दिशा क्या है यहाँ पे? क्या कितना इंक्रीज अगले वर्ष में आप कुछ देख रहे हैं? देखिए, जो पुराने सिनेमाज हैं जिनके अंदर ऑलरेडी लीज एग्रीमेंट्स हैं, उसका रेंट तो फिक्स्ड है, लेकिन जहाँ पर वहाँ पर हमारा लीज पीरियड खत्म हो रहा है या लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, ऑब्वियसली हम जा रहे हैं डेवलपर्स के पास और ट्राई कर रहे हैं उसको रैशनलाइज करने के लिए। बट जितनी हमारी फ्यूचर प्रॉपर्टीज जो आ रही हैं,
जो 3 साल आफ्टर द मर्जर किया, उसके अंदर ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पर वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट वेरी हाई एंड मोर एंड मोर डील्स आर बीइंग डन ऑन रेवेन्यू शेयर, वेयर अगर सिनेमा डज वेल everybody benefits, and if the occupancies are low then obviously our downside is covered. चलिए इस इंटरेक्शन को यहीं रोकेंगे, लेकिन अजय जी एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा। मैं स्कूल में था तब पीवीआर की शुरुआत हुई थी। प्रिया विलेज रोड उस समय पर एक स्क्रीन हुआ करती थी, और उसके बाद से जिस तरीके का सफ़र आपने तय किया है, और जो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो सिनेमा का एक्सपीरियंस पीवीआर आइनॉक्स ने भारत में जिस तरीके का किया है, वो आई थिंक वर्ल्ड में शायद बेस्ट होगा जो आपने, और जो जिस तरीके से आप इनोवेट करते रहते हैं, री इनोवेट करते रहते हैं। आपका जो चाहे वो बीकेसी वाला जो माइसन स्क्रीन है या फिर जो बाकी स्क्रीन्स हैं, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और इसके लिए आपको एक मुबारकबाद बनती है। और इसी तरीके से आप इस मूवी गोइंग को और फैमिलीज़ के लिए शानदार बनाते रहें, यही उम्मीद करते हुए आज आपको शुक्रिया कहेंगे। That's really nice of you to say that. Thank you so much. I'm humbled. I'm absolutely humbled. चलिए अजय जी, गौरव जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। Thank you. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और वैसे वाकई में पिछले 2 क्वार्टर तो शानदार रहे हैं मूवीज़ को लेकर, और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स आई हैं। तो चलिए होपफुली स्टॉक भी अच्छा करेगा। यहाँ से ऑप्शंस रेट ले लेते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं, काफ़ी वक्त हो चुका है। राजेश पालवे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। तो राजेश पालवे जी, पहले आपका ही स्वागत, और बताइए फटाफट से आपकी ट्रेड बता दीजिए, फिर धमाकेदार ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो श्रेया जी, यहाँ पे स्टॉक पसंद आ रहा है एफएमसीजी स्पेस से, और उसमें मैरिको जबकि क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। वहाँ पे हमने देखा कि एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, तो मैरिको फ्यूचर्स पे ही बाय करने की सलाह है। और अपसाइड का टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 865 870 की तरफ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड 835 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। मैरिको पे ये आप ऑप्शंस में कौन से ट्रेड देंगे फिर? ऑप्शन में श्रेया जी यहाँ पे भेल का ऑप्शन पसंद आ रहा है। भेल में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक डिप देखने को मिला था, वापस से स्टॉक अप डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला, और 400 रुपीज के ऊपर वापस स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 15 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है भेल का स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है, और यहाँ पे ये स्टॉक 415 420 की तरफ बढ़ सकता है। तो 400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 15 रुपये 70 पैसे में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 11 रुपये 50 पैसे का, और अपसाइड के टारगेट होंगे इसके 22 रुपये की तरफ। ओके, बीएचएल की कॉल 400 की स्ट्राइक। ओवाई शेयरिंग देखिए आप इस पे, ये बायर के फेवर में होता है, याद रखिएगा, जब किसी कॉल का ओवाई कम होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, वीटीएल के ऊपर सारे कि 9 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। हाँ ठीक है, वेदांता की कॉल है। पंकज जी, आपका जो आज ना आज का आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसको आई थिंक ऑन एयर नहीं कर सकते हम, तो एज ऑफ नाउ 300 की कॉल वेदांता की आप पिक कर रहे हैं। निफ्टी इस बीच एक बार फिर से 23,900 के नीचे ड्रिफ्ट होता हुआ, और एक बार इंट्राडे चार्ट रख दीजिएगा। अब पंकज जी को छोड़ते हैं, जतिन जी के पास चलते हैं सीधे। जतिन, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जो हमारा ट्रेड रहेगा वो कोल इंडिया में 475 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। कोल इंडिया में देखें तो पिछले एक वीक में हमने एक शार्प करेक्शन देखा है। करंटली 20 डे मूविंग एवरेज पे आके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने की कगार पे है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अपमूव देखने को मिल सकता है। 475 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो तकरीबन 5 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 3.5 रुपए का रखना होगा, और ऊपर में 9 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक बार जरा मार्केट वापस लेकर आइए, निफ्टी दिखाइए एक बार जरा। और निफ्टी में अब वापस एक सेकेंड राउंड ऑफ गिरावट आ रही है। डे लो से अब सिर्फ 40 पॉइंट दूर रह गए हम, और 100 पॉइंट के ज़्यादा फिसले हम करीब पिछले 10-15 मिनटों में। कहाँ से आ रहा है प्रेशर, एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि निफ्टी तो गिरा ही है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे आया है। एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रखिएगा
थोड़ा सा उससे जायज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। रिलायंस, मैं वही देख रहा था, रिलायंस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए एक बार ज़रा, और रिलायंस देखिए। और आई थिंक 3-4 दिन पहले हमने बात की थी इसमें रिलायंस में कि शायद किसी की नज़र लगी रिलायंस की रैली को, और उसके बाद से वन वे डिक्लाइन है। एक हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा ज़रा रिलायंस का, और ये देखिए क्या किस तरीके से गिरा है, और एक फेक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं SBI की। जी हाँ, जिसने मार्केट को काफ़ी डिसअपॉइंट किया 2 दिनों से, इनफैक्ट ज़बरदस्त डिसअपॉइंटमेंट SBI की वजह से। बुल वर्सेस बेयर, आज फोकस SBI पर। तो कौन है बुल, कौन है बेयर? सब बुल मैं हूँ। मार्केट आज बेयर की तरफ है, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट के साथ शुरुआत करती हूँ। आशीष 20,000 करोड़ का मुनाफा करती है हर क्वार्टर में, 80,000 करोड़ का मुनाफा किया है पूरे साल में। रिलायंस के बाद सेकंड बेस्ट हाईएस्ट यहाँ पे मुनाफा करने वाली बैंक है। इतना बड़ा बैंक है, एक क्वार्टर आप ऊपर नीचे हो गया और आपने बिल्कुल बेयर की तरफ ले लिया। काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि Q4 की जो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिली है, ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से पिछले 9 क्वार्टर्स में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। इतना बढ़िया मूड माहौल था। की बात करें, लोन्स की बात करें तो 17% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, जो कि 13 क्वार्टर में हाईएस्ट आती हुई दिखी है। ऊपर इतना बढ़िया चल रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी इसकी रैली को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आप देखिए, जो नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा आया वो अनुमान से कम देखने को मिला। अच्छा, निराशा तब और देखने को मिल गई कि जब निम्स आए, क्योंकि निम्स तो है वो बैंक के मार्जिन की तरह होते हैं। 2.8%, मार्केट उम्मीद लगाकर चल रहा था कि तकरीबन 3% के आसपास, 2.9 तो एटलीस्ट आ ही जाए, लेकिन 2.8 आ गया। मार्केट को मजा ही नहीं आया। देखिए दूसरा दिन है गिरावट का। लेकिन ये इशू तो एड्रेसेबल है ना, क्योंकि Q3 के जब नतीजे आए थे तो मैनेजमेंट ने कहा था कि निम्स पे इम्पैक्ट होगा, Q4 में रेट कट का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उन्होंने जो पूरे साल का गाइडेंस दिया था 3% का, उसे फुलफिल किया FY26 में। और आगे चल के भी उनका यही कहना है कि FY27 में भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% से ऊपर ही रहेंगे। कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये स्टेटमेंट कही। स्लिपेजेस का क्या करें हम? सीक्वेंशियल तौर पर आप देखिए इसमें बढ़त देखने को मिली है। 5,550 करोड़ के करीब का आंकड़ा है। अब पिछले क्वार्टर में 4,850 करोड़ था, तो सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो स्लिपेजेस भी बढ़ गए। मार्केट को और खराब लग गया है नतीजा। तो एसेट क्वालिटी तो मल्टी ईयर लो पे है ना आशीष, 1.83%। नेट NPA देख लीजिए 0.47%। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इतना अच्छा मुनाफा कर रही है बैंक, एसेट क्वालिटी फेवरेबल है बैंक के इसमें। और आगे चल के जो लोन ग्रोथ की गाइडेंस दी ना 13 से 15% की FY27 में, वो भी इसके फेवर में है, क्योंकि फिलहाल जो कंसर्न है, जितने भी मैक्रो हेडविंड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद मैंने क्लियर क्वेश्चन पूछा था मैनेजमेंट को, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट जो है वो इतना नहीं होगा। ROAs के बारे में पूछा अपने मैनेजमेंट से। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ आपको ROA से पता चलेगी। अब आप SBI को बोलेंगे कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, सब कुछ है, लेकिन 1 टाइम्स के ROAs यहाँ पर आपको देखने को मिले, 1% के ROAs आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आ नहीं पा रही है। लोन बुक नो डाउट बहुत बढ़िया है, नेट इनकम बहुत अच्छी है, पता है हर क्वार्टर में 20,000 करोड़ का मुनाफा है, लेकिन इंप्रूव हो सकता है ना, क्योंकि आप HDFC बैंक के साथ तुलना क्यों नहीं कर रहे? जब HDFC बैंक HDFC बैंक के साथ तो तुलना कर ही नहीं सकते आशीष, वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इतने इशू हो गए ना, वो तो अब बैंक साइड में ही हो गया। नहीं, बैंक की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपेयर करके देखो ना, बैंक इतना अच्छा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं कर सकता? दिक्कत क्या है? HDFC बैंक ने क्या आपको गाइडेंस दी? नहीं ना। SBI ने आपको गाइडेंस दी, निम की गाइडेंस दी, क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस दी, ROE की गाइडेंस दी, ROE की गाइडेंस दी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया, क्या गाइडेंस है? 1% की गाइडेंस है उनकी। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि ECL का जो ट्रांजिशन जो होने वाला है, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं दिखेगा। कोई बैंक नहीं बता रहा कि इम्पैक्ट होगा। उन्होंने बताया ना, उनका कहना है कि उससे अर्निंग्स विजिबिलिटी इनफैक्ट उनकी ज्यादा क्लियर हो गई। जो क्रेडिट स्कीम अभी अप्रूव हुई थी उसमें 70,000 से 80,000 करोड़ का एलिजिबल है, जो कि पूरा यूटिलाइज भी नहीं कर पाएगी बैंक। और आपने HDFC से कंपेयर किया तो वैल्यूएशन में तो SBI आपके फेवर में ही है आशीष। SBI तो हमेशा से सस्ता ही रहा ना, क्योंकि ग्रोथ अच्छी आती है HDFC बैंक में, ROAs आपके 1% से ज्यादा आते हैं। मेरा तो सवाल यही है कि SBI क्यों इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं ला सकता? 1% से ज्यादा के ROAs क्यों नहीं आ सकते हैं? तो वैल्यूएशन तो पहले भी डिस्काउंट पर ही थी, अभी भी डिस्काउंट पर ही रहेंगी। ओके, SBI पर ये हीटेड डिबेट सर, और SBI नतीजे तो खराब आए, ये तो हम दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन सवाल अहम यही कि एक क्वार्टर से क्या हम SBI को जज कर लें सर? भारत का सबसे बड़ा बैंक है।
देवेंद्र फडणवीस ने जब एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा, तो मेरा व्यू एसबीआई पर वही है कि देखिए किसी भी कंपनी के हिस्ट्री में एक दो क्वार्टर्स इस तरीके से होंगे, एक बात मान के चलिए, लेकिन एसबीआई अगले 2-3 क्वार्टर आपको अंडर परफॉर्म करेगा, ये मान के चले, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि 900, 870, 850 तक की भी करेक्शन आपको दिखा दे, मे बी इवन अगर वर्स्ट टाइम रहा और अगर मार्केट में इस तरीके का मूव रहा तो उसको भी एक बार के लिए तोड़ दे। इसका एक रिस्क रहेगा इन नंबर्स के बेसिस पर, क्योंकि इन नंबर्स पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते एसबीआई, क्योंकि लेकिन आप एसबीआई का 5 साल का चार्ट देखिए, देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, एसबीआई का 5 साल का चार्ट देखिए और उसे आप कंपेयर करिए किसी भी बैंक के साथ, आप कंपेयर कर लीजिए। ये एसबीआई का 5 साल का चार्ट है, 170% का मूव है। इसको आप चलिए एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करते हैं, 5 साल में एचडीएफसी बैंक ने क्या किया या 5 साल में आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया। ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक का 5 साल का चार्ट है, आईसीआईसीआई बैंक का भी 5 साल का मुझे चार्ट दिखा दीजिए एक बार जरा, क्योंकि 5 साल एक रीजनेबल व्यू होता है। आईसीआईसीआई बैंक जबकि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। एक्सिस का 5 साल का चार्ट देख लेते हैं एक बार, एक्सिस ने क्या किया 5 साल में इसी पीरियड में, और एक कोटक महिंद्रा बैंक का भी देख लेते हैं। एक्सिस का 78% है 5 साल का रिटर्न, और कोटक बचा है एक बिग स्टॉक्स में, ये देखिए 5 साल का रिटर्न है। इनके एफडीज में ज़्यादा पैसा बन गया होगा इससे, है ना। तो ठीक है, एक क्वार्टर ख़राब गया है, एक क्वार्टर ख़राब जाने से मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ख़राब हो गया। एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही मौका है, अगले 2 से 3 महीने में जो गिरावट आएगी वो मौका मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा नंबर आएगा ना, ये वापस सर्च कर जाएगा, तो इसके लिए ये भी होगा। लेकिन हाँ, नियर टर्म में पेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आशीष नुपुर, शुक्रिया इस शानदार डिबेट के लिए एक बार फिर से। शरद जी, आप किस साइड हैं इस डिबेट की, एसबीआई के, बोलिए बेयर? 1.5-1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे तो बुलिश साइड पे रहना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत समय बाद मैनेजमेंट काफी अग्रेसिव हुआ है और उसका हम लोग को नंबर्स में इम्पैक्ट दिखना चाहिए। रिसेंटली थोड़ा नए पे फोकस ज्यादा है, बट यूजुअली वो ट्रांजिशन फेज में थोड़ा बहुत बैंक को इम्पैक्ट करता है। जो बड़ा चेंज पिछले 5-7 सालों में आ गया है कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी जो एनपीए वगैरह पे कंट्रोल है वो काफी रिजिड है, प्लस कुछ सब्सिडियरीज की मोनेटाइजेशन की भी बात अग्रेसिवली कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट बहुत सारी हैं, और मेरे हिसाब से अगर ये फेज चालू रहता है और ऐसा कोई चेंज नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं होता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इन्हीं वैल्यूएशंस में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो आइडियली ज्यादातर पीएसयू बैंक्स जैसे वो आरओए की बात भी कर रहे थे आशीष, तो मुझे लगता है वो इम्प्रूवमेंट आपको नंबर्स में दिखना चाहिए। एडवांसेस ग्रोथ वगैरह डिसेंट आने लगी है, तो 2 के आसपास का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 30% एप्रिसिएशन तो वैसे ही आ जाएगी, और प्लस जो अग्रेसिव ग्रोथ रेट, एसेट मोनेटाइजेशन, ये सब प्ले आउट करता है, वो एडिड ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है एक डिसेंट बेट है लेवल्स पे। ओके, डिसेंट बेट रहेगी इस पर। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सामिल जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए वापस शरद जी के पास आएंगे। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए फोर्टिस के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। फोर्टिस में हम करीब 7-8 दिन से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसका 980 वाला कॉल ऑप्शन जो 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करनी है 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से। टारगेट करीब 50 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर जिसका जिक्र मैं 2 बजे कर रहा था, बहुत अच्छा बिल्डअप यहाँ पर है। राजेश पालवे जी के पास चलते हैं, फिर सुपरस्टार के लिए राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, यहाँ पे फार्मा स्पेस से टोरेंट फार्मा पसंद आ रहा है। स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, और जिस तरीके से सस्टेन बाइंग एक्शन ये स्टॉक में 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 4600 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में बाय की जा सकती है, टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4470 के आसपास। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए टोरेंट फार्मा। सोमिल जी, आपका चार्ट का चमत्कार बताएं। मेरा स्टॉक रहेगा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने लास्ट वीक एक ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखा गया था, ब्रेकिंग आउट ऑफ अ एंडिंग डायगोनल पैटर्न, ट्रेडिंग अबाउट 20 डेली मूविंग एवरेज। अब यहाँ से जो रिवर्सल ट्रेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, ये एक अप ट्रेंड में नहीं है, लेकिन मैं ये एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक में। टारगेट रहेगा 660 शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस रहेगा 608।
ओके, चलिए मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं। शरद जी बताइए आपकी पिक। केपीआर मिल्स होगी हमारी मिड कैप फंडा पिक। कंपनी टेक्सटाइल्स की वर्टिकली इंटीग्रेटेड देश की जानी मानी कंपनी है। लगभग 45-50% एक्सपोर्ट से आता है। यूरोप इनकी मेजर मार्केट है। हमारा ये मानना है कि ये जो एफटीए वगैरह साइन होते जा रहे हैं इसका इनको फायदा होना चाहिए। प्लस रिसेंटली यूएस ट्रेड टैरिफ के रिस्क की वजह से काफी इशू रहा टेक्सटाइल्स के लिए, लेकिन जिस टाइप की स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी दी है, प्लस जैसे एफटीए गवर्नमेंट ने साइन किए हैं, उसका फायदा केपीआर को मिलना चाहिए। और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। डेट फ्री बैलेंस शीट है। एक 350 करोड़ के आसपास का कैपेक्स भी कर रहे हैं। शुगर एथेनॉल एक छोटा डिवीजन है इनका, वहां भी कैपेक्स कर रहे हैं। प्लस गारमेंट्स में रिन्यूएबल एनर्जी में अपना जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो तगड़ा करते जा रहे हैं। तो हमें लगता है पावर से रिलेटेड जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी। शुगर एथेनॉल में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट है, तो उसका भी एक फायदा इनको मिलना चाहिए। वहाँ ये कैपेक्स भी कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि अगले साल कंपनी 12-15% के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ और 20% के आसपास बॉटम लाइन ग्रोथ रजिस्टर करेगी। तो 35 रुपए के आसपास की इनकम आनी चाहिए, ईपीएस आनी चाहिए। और 35 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1200-1225 के लक्ष्य के हिसाब से केपीआर मिल मिड कैप फंडा में शरद जी की पिक हो गई। फटाफट से एक रिकैप चार का चौका का हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी की तरफ से आया है फोर्टिस हेल्थ केयर, 980 का कॉल लेना है, 50 का टारगेट है, 19 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए टोरेंट फार्मा सुझाया है राजेश पालविया जी ने, और फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ है 4600 के लिए चेज कीजिए, 4447 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। HDFC लाइफ चार्ट का चमत्कार सोमिल जी को काफी भार आया है। 660 की टारगेट है, 608 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। और अभी मिड कैप फंडा केपीआर मिल चुना है शरद जी ने, यहाँ पर खरीदारी की राय लंबी अवधि के नजरियों से। अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आएंगे, वही वायदा में डिक्सन टेक, टाटा पावर और 3 कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष, नुपुर और साथ ही कंचन। तो नुपुर, आपसे शुरुआत बताइए, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे कैसे रह सकते हैं? डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे कमजोरी रहेंगे क्योंकि कंपनी के जो रेवलीमेट का पेटेंट है वो इस क्वार्टर में खत्म हो गया और कोई बड़ा अप्रूवल नहीं मिला था चौथी तिमाही में, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेवेन्यू में 7% की कमजोरी का अनुमान है, 7980 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकती है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 35% की कमजोरी यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। 1535 करोड़ के आसपास का अनुमान है। मार्जिन देखें तो 24% के मार्जिन किए थे कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में, हो सकता है इस क्वार्टर में 19% के आसपास आपको आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखें तो 1050 करोड़ के आसपास आते हुए दिख सकता है, जो कि 1590 करोड़ के आसपास था पिछले साल। इसका इम्पैक्ट सबसे पहले रेवलीमेट का जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो गया है, नए प्रोडक्ट्स के अप्रूवल नहीं देखने को मिले इस क्वार्टर में। बेस प्राइस एरोशन का भी एक इम्पैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से कमजोर नतीजे आते हुए दिखेंगे। अब यूएस की बात करें तो यूएस की जो रेवेन्यूज होंगे वहाँ पे 28% की सिक्वेंशियल डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि जो डोमेस्टिक सेल्स है वहाँ पे 16% की ग्रोथ का अनुमान है। रशिया में भी 26% की ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे हैं और यूरोप के भी रेवेन्यूज देखें तो 8% की ग्रोथ यहाँ पर बनी हुई रहेगी। लेकिन सेमाग्लूटाइन का जो अप्रूवल कैनेडियन मार्केट में कंपनी को मिला है उसके प्रोग्रेस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। हालांकि ये क्वार्टर कंपनी के लिए कमज़ोर रहेगा। कंपनी के लिए क्वार्टर कमज़ोर रहेगा। मीनवाइल निफ्टी डे लो पर आ चुका है 23,850 को, अब हमने ब्रेक किया। 23,845 मॉर्निंग का लो था, अब हम 23,834 पर हैं, तो वो लेवल ब्रेक हुआ। और बैंक निफ्टी लेकर आई एक बार जरा 54,500 पर इस समय बैंक निफ्टी है। सुबह का लो था 54,365 और जो इसके बीच की कड़ी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रेश इंटरडे लो पर 1393 पर अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, और 1428 से आज गिरा और ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर आज रिलायंस में लगातार वीकनेस है रिलायंस में पिछले कुछ दिनों से। इसके अलावा भारती एयरटेल एक और स्टॉक है जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वीकनेस आई है। इनफैक्ट अगर आप देखें भारती अपने हाई से जब से उन्होंने वो NBFC वाली इन्वेस्टमेंट की बात की 20% करेक्ट हो चुका है। जी हाँ, अब एक ऑलमोस्ट बेयर मार्केट टेरिटरी में आता हुआ भारती एयरटेल जैसा स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी। आगे बढ़ते हैं, अब आशीष से जानते हैं कि टाटा पावर के नतीजे कैसे रह सकते हैं। आशीष बताइए। स्लाइटली कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस नंबर्स को आपको बियॉन्ड नंबर्स समझना होगा। कारण मैं बता देता हूँ क्या हुआ है कि इनका जो मुद्रा प्लांट था वो बंद था, वहाँ पर लगातार लॉसेस देखने को मिल रहे थे। ये बात तो सबको पता है, प्रीवियस क्वार्टर्स की बात है। लेकिन अब आप ध्यान रखें कि उन्होंने
जो गुजरात सरकार के साथ फ्रेश पावर परचेज एग्रीमेंट किया है, इसके बाद से स्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। अब 1 अप्रैल से देखें तो यहाँ पर प्लांट ऑपरेशनल भी हो गया, तो अब मार्केट सिर्फ प्रीवियस नंबर्स पर नहीं, आगे की कमेंट्री आउटलुक इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। लेकिन क्योंकि क्वार्टर के दौरान ज़्यादा टाइम तक तो ये बंद ही था, तो इसी के चलते आप दिखे तो इम्पैक्ट यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब रेवेन्यू में जो ग्रोथ है ये मात्र 2% की देखने को मिल सकती है। एबिटा की बात करें तो गिरावट है तकरीबन 8% की, 3,245 करोड़ से घटकर 2,990 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। एंड सिमिलरली जो मार्जिन्स 19% के थे पिछले साल, अब वो घटकर 17% के आपको देखने को मिलेंगे। मुनाफे के आंकड़े में क्योंकि यहाँ पर ही आप देखें तो जो मुंद्रा प्लांट है डेंट दे देता है, तो तकरीबन 38 से 40% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इसके नंबर्स के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। मुंद्रा पावर प्लांट की कमेंट्री, किससे रिकवरी होगी, और साथ में इनका जो रिन्यूएबल वर्टिकल है इसमें काफ़ी अच्छी कमिश्निंग का फायदा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है, तो टाटा पावर्स नंबर के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। ओके, टाटा पावर। मीनवाइल निफ्टी डे लो 23,830। अब हम 800 की ट्रैजेक्टरी को हिट करते हुए खैर काम करते हैं, आएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले कंचन से बात करते हैं डिक्सन के नंबर्स पे। कंचन, बताइए डिक्सन के नंबर्स का एक्सपेक्टेशन। नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं अपफ्रंट नंबर आपको बता देती हूँ। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 10,390 करोड़ पे माना ये जा रहा है कि ये नंबर हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑपरेशनल नंबर भी इस टाइम पे हमें वीकर साइड में देखने को मिल सकते हैं। एबिटा 370 करोड़ पे रजिस्टर हो सकता है। इनफैक्ट मार्जिन की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें 100-150 बेसिस पॉइंट की गिरावट जो है वो एक्सपेक्टेड है। वहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेंट खाती हुई दिखाई दे सकती है। इस क्वार्टर में हमने देखा है कि जो मोबाइल के मेमोरी चिप के प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हमें हायर साइड में देखने को मिले हैं। उसके चलते जो डिमांड है वहाँ पे काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा है। डिमांड में डेंट पड़ा है तो वॉल्यूम्स में हमें एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकते हैं, और यही रीज़न होगा जो इनका मोबाइल का रेवेन्यू है वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे भी और साल दर साल बेसिस पे भी हमें डिक्लाइन फेज में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और यहीं से जो हमारे मार्जिन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। की मॉनिटरेबल्स आपके लिए क्या होगा? सबसे पहले तो यही हाई मेमोरी प्राइस के चलते किस तरीके का वॉल्यूम आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से आता है, साथ में नए क्लाइंट का किस तरीके का एडिशन होता है। अभी हम देख रहे हैं कि जो इनका वीवो का जेवी है वो काफ़ी लंबे टाइम से एक हेडविंड बना हुआ है, उसको लेके क्या नया अपडेट आता है, साथ ही साथ ऑनगोइंग एक्सपेंशन किस तरीके का होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन को लेके। लेकिन नंबर्स हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिलेंगे। नंबर्स नेगेटिव साइड पर देखने को मिलेंगे। डिक्सन के नंबर्स से ज़्यादा डिक्सन के लिए इम्पॉर्टेंट इस समय है जो वीवो वाला उनका जेवी है, उस पर क्या थॉट प्रोसेस है, उसका अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वही इवेंट है डिक्सन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ पाइपर सैरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, ये क्या मान के चलें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग दे दी है आगे आने वाले कुछ कड़े कदमों की तरफ, और क्या मार्केट इसी को लेकर अब इतना नर्वस दिख रहा है? जी गुड आफ्टरनून अनुज। जी बिल्कुल, जब प्राइम मिनिस्टर खुद एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं तो आई थिंक डायरेक्शन एकदम क्लियर है कि थोड़ा लोगों को संयम बरतना पड़ेगा, और जो प्रॉब्लम है वो सबकी प्रॉब्लम है देश में। तो उन्होंने एक बड़ा मेजर्ड मैसेज दिया है, कोई ऐसी वार्निंग नहीं है। एक जैसे घर के बुजुर्ग एक सलाह देते हैं वैसी उस तौर पे है। पर आई थिंक मार्केट ऑफ कोर्स इसको रीड करेगा ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे जो वॉर की सिचुएशन है अभी भी बनी हुई है। तेल के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर ऊपर नीचे जितना आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। जो रुपया है वो लगातार कमजोर हो रहा है। तो आई थिंक इन सब फैक्टर्स को एक साथ देखें तो एक नर्वसनेस तो है ही मार्केट में, ऐसे एनवायरनमेंट में भी जहां पे जो लार्ज कैप के रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो आई थिंक थोड़ी नर्वसनेस मार्केट में लाजमी है, और मुझे लगता है इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को भी ज्यादा ब्रेवरी दिखा के ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, ये तो ट्रेडिंग पे बात हो गई। अभय जी गुड आफ्टरनून। लेकिन नंबर्स की आपने बात की, काफ़ी सारे नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, जैसे कि एसबीआई फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे एक सेगमेंट में। एसबीआई के नतीजे सर इतने ख़राब, तो क्या यहाँ पर अभी आपको एक रेड फ्लैग नज़र आ रहा है या फिर एक अच्छा मौका लग रहा है एक्यूमुलेट करने का? क्या नज़रिया होगा? ये देखिए श्रेया, क्या होता है इतने बड़े बैंक्स जो हैं एसबीआई जैसे, उनका एक क्वार्टर में कई बार क्या होता है वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि आप उसको
काफी इतना बड़ा बिजनेस है, आप कहीं ना कहीं जाके आपके बोर्ड के पॉलिसी डिसीजन की वजह से आप कुछ एडजस्टमेंट्स ले रहे हैं, कुछ ऐसे राइट ऑफ्स ले रहे हैं जो आपको या तो लेने की जरूरत नहीं थी या फिर आप कंजर्वेटिव बेसिस पे ले रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक क्वार्टर में दिखता है। मुझे नहीं लगता कि एसबीआई जैसे लार्ज एंटरप्राइजेस का हमको सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट देख के उस पे इन्वेस्टमेंट का नजरिया बनाना चाहिए। मुझे लगता है बैंक जितना मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे एक जोन में है। रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया। मेरी पर्सनल व्यू जो कि मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है नेशनल ग्रोथ के लिए, और अगर किसी का 4-5 साल का पॉजिटिव व्यू है जीडीपी ग्रोथ पे, तो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक मेरा मानना रहेगा एट द करंट लेवल पोस्ट करेक्शन। अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बट आपकी देखिए कि बाजार हाथों हाथ टेक्निकली क्या क्या कर रहा है, एकदम से शिफ्ट हो गया है फार्मा पे, कभी कभी मिड कैप आईटी पे मेहरबान है। हालांकि कोफोज के नंबर थे ही इतने अच्छे, दिलचस्प के पूछे मत, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री। बट पहले हम हिट करते हैं फार्मा के पैच को। फार्मा पे आपका कन्विक्शन क्या कहता है? आप लोगों ने खुद अपने पीएमएस में क्या लोडिंग करी है फार्मा में? नहीं, फार्मा में हमारा पिछले 3 साल से बहुत पॉजिटिव व्यू है वीरेंद्र, और मैं जब भी आपके शो पे आया हूं मैंने कहा है नंबर 1 पिक है हमारा। मुझे लगता है अगले 2-3 साल तक ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और इसके कुछ कारण है वीरेंद्र, जिसकी फंडामेंटल जिनकी अगर मैं बात करूं तो एक तो हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं इंडिया में, उन्होंने पिछले 4-5 साल में इनोवेशन पे बहुत काम किया है। तो एक समय था कि जब हमारी कंपनीज थी वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करती थी ऑफ पेटेंट मेडिसिन को, जो जेनरिक्स थे उनको लॉन्च करती थी यूएस में, शॉर्ट विंडो में पैसा बनाने की कोशिश करते थे। वो अभी भी है, पूरा चला नहीं गया है, पर एक मैं देख रहा हूं माइग्रेशन, स्पेशली जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इस स्पेस में, इन्होंने बहुत अच्छा इनोवेशन किया है, और जो रुपए का डेप्रिसिएशन है वो इनको पूरा फायदा दे रहा है, क्योंकि ये या तो एक्सपोर्ट्स कर रही है कंपनीज या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रही हैं। तो दोनों तरफ से इनको फायदा है। कैपेक्स हो चुके हैं, और कैपेक्स होने के बाद अब ये कंपनीज जो भी हैं ये सारी की सारी बेनिफिट कर रही हैं अपने पॉजिटिव डिमांड आउटलुक से। मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है फार्मा आउट परफॉर्म करेगा। जो हमारी कोर होल्डिंग्स है मॉडल पोर्टफोलियो में, मेरी ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है, उसमें कंपनीज हैं दिवीज तो मेरे ख्याल से 10 साल से हमारे पोर्टफोलियो में है। उसके अलावा एक हमने करीब 6 महीने साल भर पहले सेनोरिस फार्मा करके गुजरात की कंपनी है जिसको हमने ऐड किया था अपने मॉडल पोर्टफोलियो में, और एक विंडलास फार्मा है हमारे पोर्टफोलियो में, और एक तीसरी चौथी कंपनी जो हमने रिसेंटली ऐड करी है वो है सकार हेल्थ केयर, जो अगेन एक स्मॉल कैप है गुजरात का। सो आई थिंक ये सारी बेट्स हमारी इसलिए हैं वीरेंद्र क्योंकि हाई इनोवेशन ड्रिवन मार्जिन क्रिएशन है, तो इसलिए कॉन्फिडेंट है हम कि फार्मा जबरदस्त आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को। ओके, फार्मा जबरदस्त आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, और वो हुआ भी है। ये लॉजिक आईटी पे अप्लाई करेगा या नहीं, क्योंकि आईटी ने मैसिव अंडर परफॉर्म किया एक्सेप्ट 2-3 स्टॉक जैसे कोफोज, ओएफएसएस, जहां नंबर्स अच्छे आए हैं। जी अनुज, जो आईटी सर्विसेज स्पेस है मैं कहूंगा कि एकदम इस समय 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक ऐसी कंपनी जो अभी भी पुराने मॉडल को ही, जो कि टाइम एंड मटेरियल मॉडल है, लोगों पे बेस्ड मॉडल है, उसी को बढ़ा रहे हैं। वहां पे वैल्यू नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, आपको 2-3% का भी शायद कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है, और मार्जिन भी प्रेशर में रहेंगे। दूसरी कंपनीज ऐसी हैं जो जिनका नाम आपने लिया, छोटी कंपनीज हैं, पर जो अगेन मैं फिर से कहूंगा, उस वर्ड को यूज करूंगा, इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं, जहां पे इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि इनका मार्जिन भी बढ़ रहा है और इनकी डिपेंडेंस नहीं है हायरिंग पे, कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको 5,000, 10,000, 20,000 लोग हायर करते रहने पड़ेंगे। तो अगर आप सेम स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज, जितने आपके एम्प्लॉइज हैं, सिर्फ उनसे आप अपना बिजनेस 20%, 25% साल दर साल बढ़ा सके, तो वो क्लियरली दर्शाता है कि आप इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो इन कंपनीज को डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड करेगा। ओके, आईटी पे चर्चा। अभय जी, पीएम मोदी की स्पीच में ईवी अडॉप्शन को लेकर बात कही गई है, और लगातार हमने देखा कि सरकार की तरफ से ईवी को लेकर अब काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं। अगर किसी को ईवी एज अ थीम प्ले करना हो तो कौन से स्टॉक्स पर बेट लगेगा?
श्रेया, पहले तो बहुत अच्छी थीम है और मेरी एक फेवरेट थीम भी है, पर एक बात से मैं आपसे डिसएग्री करूंगा कि सरकार ने कोई बहुत बड़े कदम उठाए हैं। आई थिंक सरकार ने इंटेंट दिखाया है अपना, पर उसके अलावा फॉलो थ्रू बहुत वीक है। और ये मेरी एक शिकायत भी है सरकार से कि आप हर फोरम पे आके बोलते हैं कि लोगों को ईवी ज्यादा यूज करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे यूज ज्यादा करना चाहिए, पर जहां पे इंसेंटिव देने का काम आता है, जहां पे रियल सब्सिडीज देने का मामला आता है, वहां पे एग्जीक्यूशन हमारी बहुत पुअर है। और अगर हमारी एग्जीक्यूशन एटलीस्ट 50% भी जो हमारा इंटेंट है हो जाए, तो रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी स्पेस बहुत अच्छा करेगा। पर लीविंग दैट असाइड, क्योंकि सरकार के अपने चैलेंजेस हैं, पर एज अ थीम जहां पे भी इन्वेस्टर्स को दिखे कि स्टैंड अलोन ईवी कंपनीज हैं, 2-3 उसमें लिस्टेड है जो अभी भी लॉस में है, मैं उनको अभी बाय में नहीं रखूंगा, क्योंकि जब तक लॉस मेकिंग कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं बन जाती हैं, तो सिर्फ उम्मीद पे इन्वेस्टर्स को नहीं लेना चाहिए। काफी डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है सडनली। पर प्रॉफिटेबल काफी हमारी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं टू व्हीलर्स में और फोर व्हीलर्स में, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं नए नए मॉडल्स को लॉन्च करने में, और उसका एडॉप्शन भी फास्ट है। और जैसे जैसे नहीं, मैं कहूँगा जैसे ही जो पंप लेवल पे प्राइस इंक्रीज होंगे, जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हफ्ते 10 दिन में होंगे पेट्रोल और डीजल के दोनों के, तो लोगों को एक रीजन मिलेगा फास्टर अडॉप्ट करने का ईवीज का। और मुझे लगता है सारी कंपनीज रेडी भी हैं अपने इन्वेंट्री को लेके। सो इस समय मैं कहूंगा कि आप पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर में जो भी एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, आप किसी पे भी बेट ले सकते हैं। मुझे लगता है सब एक डिमांड अपटिक देखेंगे ईवीज की। ओके, ये अभय जी ईवी लिए कि नहीं लिया आपने अब तक? बहुत संक्षेप में बताइएगा। मैं बिल्कुल लेना चाहता हूं, पर प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग में चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं बिल्कुल लेना चाहता हूं। समझ गया। मैंने वो पहले ही समझ लिया था कि आप लेना चाहते हैं, बस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अनुज, वही लेवल 23,800 दस्तक हम दे चुके हैं, हम डे लो पर हैं, वो 24,000 पे एक बार फेलियर आया। अनुज, कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को और कल के लिए व्यू? बिल्कुल, देखिए मार्केट ने एक आपको थोड़ा सा सुबह एक रिकवरी का ट्रेड दिया, लेकिन जहां फेल हुआ वहां से वापस शॉर्ट ट्रेड बुरी तरीके से प्ले आउट हुआ है। देखिए वीरू, मेरा मानना ये है कि मार्केट कुछ सेंस कर रहा है। ये इस तरीके की जो गिरावट है ना, ये नॉर्मल नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ आपको साइन दिख रहे हैं बड़ी गिरावट के, और वापस 23,800 तोड़कर 23,500 तक जाने के, और बैंक निफ्टी पर भी 53,500 से 54,000 वापस जाने के साइन आ रहे हैं। और आई थिंक एक बात कहूँ मैं, जब मई सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तब भी पहले दिन रैली हुई थी, लेकिन आपको याद होगा मैंने एक बहुत कॉशियस व्यू लिया था मई सीरीज़ को लेकर, बहुत कॉशियस व्यू लिया गया था मई सीरीज़ को लेकर, और ये तक बात हुई थी कि मई के पुट्स आपको रखने चाहिए, क्योंकि एक सेंस बन रही है जब वो मार्च की बड़ी गिरावट के बाद अप्रैल की रिकवरी हुई कि मई में वापस एक बड़ी गिरावट का रिस्क रहेगा। तो इस समय कोई भी पोजीशन कैरी करना, ओवरनाइट तो वैसे भी देखिए कोई पोजीशन आई कैरी करे तो बेटर है, लेकिन अगर आप वो पुट्स कैरी कर रहे हैं तो वो उनमें बने रहें आप, और इंडिविजुअल स्टॉक में चाहें तो आप पोजीशन ले सकते हैं। नूपुर के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल, डीलिंग रूम पे एक्चुअली बिकवाली का ही माहौल आपको अक्रॉस द बोर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिल रही है। फार्मा और हेल्थ के साथ ही साथ हॉस्पिटल के स्टॉक्स भी फोकस में आते हुए नजर आए। अपोलो हॉस्पिटल लगातार दूसरा दिन है जहाँ पे खरीदारी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक फिलहाल आपको कारोबार करते हुए भी दिखेगा। और दूसरा जो स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह आती हुई दिखी है, किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पर आज 7% का अप ट्रेंड देखने को मिला, और यहाँ पर भी हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी बेस्ड खरीदारी देखने को मिले। तो हॉस्पिटल स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स फोकस में, अपोलो हॉस्पिटल और कृष्णा मेडिकल। ओके, शुक्रिया अनुपुर। और डीलर्स के रडार पे सारे स्टॉक्स आप भी आएंगे आपके स्क्रीन पर। अपोलो हॉस्पिटल और फार्मा हॉस्पिटल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ पर ये डीलर्स के रडार पे। साथ ही कृष्णा मेडिकल भी अगर आप देखें तो 8% तेजी से आज के सत्र में, ये भी रडार पर है। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं BTST STBT की। तो बताइए मानस जी, कौन सा स्टॉक? देखिए कोई नया स्टॉक नहीं है, लेकिन मैंने ऑप्शन में रिकमेंडेशन दिया था फोर्टिस में। तो अगर BTST करना हो तो फोर्टिस के फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 976 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 964 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 1000 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, मीनवाइल इक्विटी इन्फ्लो की डेटा आ रहे हैं, कुछ देर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। धवल,
व्यास भी जुड़े हैं हमारे साथ। धवल जी गुड आफ्टरनून, सीएनबीसी आवाज़ पर स्वागत है। बताइए आपकी BTST या STBT कॉल क्या रहेगी? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी और प्रीति। द पॉइंट इज कि अभी जिस तरह से मार्केट है, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि 23,500 के अराउंड हम शायद आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 दिन का जो रेंज चल रहा था उसका ब्रेक डाउन आया है निफ्टी में। सो देयर वुड बी अ STBT ट्रेड फ्रॉम आवर साइड। TVS मोटर जिसने आज 50 डे का एक हल्का सा ब्रेकडाउन दिया है उसके नीचे, तो TVS मोटर फ्यूचर इज अ STBT ट्रेड। अभी 3619 पे चल रहा है विथ अ स्टॉप लॉस अराउंड 3640। दिस शुड बी अ शॉर्ट ट्रेड टुडे, और जो टारगेट है इसके फॉर टुमारो दैट शुड बी अराउंड 3570। ओके, धवल का ट्रेड है TVS मोटर्स सेल टुडे बाय टुमारो, यानी कवर करनी है आपको शॉर्ट कल। मानस आपका ट्रेड? मैंने ट्रेड दिया फोर्टिस फ्यूचर। अच्छा सर, सौमिल आपका ट्रेड? वीरू मेरा ट्रेड होगा HUL पर। HUL में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है मीडियम टर्म। वीकली प्रीवियस वीक के हाईज भी ऊपर की तरफ टूटे हैं। इस समय 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन मैं प्रियम कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाएगा। एक कंसोलिडेशन चल रहा है 2 वीक से, और ये मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। मेरा टारगेट होगा 2450 और स्टॉप लॉस होगा 2200। ओके, HUL ये सोमिल जी की BTST हो गई। राजेश जी आपकी BTST या STBT? तो श्रेया जी यहाँ पे जाइडस लाइफ पे BTST की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा। स्टॉक हालांकि एक करेक्शन के दौर से गुजर रहा था, लेकिन लोअर साइड पे पिछले 4-5 महीनों में एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी देखने को मिला और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो जाइडस लाइफ फ्यूचर्स बाई किए जा सकते हैं। BTST पॉइंट ऑफ व्यू से अपसाइड के टारगेट 975-980 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 948 के आसपास। अरुण जी आपकी ट्रेड BTST? जी अनुसार UPL के साथ जाना चाहूंगा। UPL में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 668 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 661 का लगाना चाहिए। 682 तक के ऊपर में टारगेट। पंकज जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह है कि 1771-72 की रेंज में बेचना है उसको। 1790 रुपए का एक स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन करना है। टारगेट जो है 1735 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं वीरू के पास आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए कैसी रही? खराब थे अनुज, ब्रेथ बहुत खराब, और टुवर्ड्स क्लोज ये थोड़ी सी और ख़राब हो गई। मिड सेशन में बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स में दिख रहा था कि रिकवरी की तैयारी कर रहे थे, बट वो चीज़ भी धूमिल हो गई। 103 शॉट, बहुत मतलब अगर आप देखें जो ब्रेथ थी वो ख़राब थी, और 70 में लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कंसोलिडेटेड फिगर्स 173 ऑन द राइट साइड, बहुत ही ख़राब अगर आप देखें ब्रेथ। लॉन्ग 31 और 9 में शॉर्ट कवरिंग, यानी करीब 40 के आसपास था। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, यहाँ पर जरा लेते हैं लॉन्ग्स। वो दुर्लभ प्राणी कौन कौन से थे जहाँ पे आज लॉन्ग्स क्रिएट हुए, आइए देखते हैं कि करके। और इस क्रम में सबसे पहले अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत वो ना जिसे कहते हैं ना अर्निंग स्पेसिफिक जलवा था। टाटा कंज्यूमर, हुंडई, यूपीएल और ये SRF दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट नंबर्स, लॉरस करीब 3% फार्मा स्पेस में स्ट्रॉन्ग मूव दिया। शॉर्ट कवरिंग वोडाफोन आइडिया, और उसके बाद मैनकाइंड अच्छा फार्मा मूव दिया। पेटीएम, ONGC, कोफोज। ONGC एक बार फिर से अगर आप देखें क्रूड के स्ट्रॉन्ग होने पर, और कोफोज मिड कैप ITM पोस्ट नंबर्स रनअप कंटिन्यू है। शॉर्ट बिल्डअप कल्याण, उसके बाद ABB, अर्निंग्स, टाइटन, कल्याण और टाइटन आप जानते ही हैं PM मोदी ने जो वकालत की। उसके बाद सिमंस, ल्यूपिन, ये सभी काउंटर्स क्रैक हुए। शॉर्ट बिल्डअप। और जो नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड आएगी, वो है लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स जहां कैश में कन्वर्ट हुए पोस्ट अर्निंग। स्विगी एक सुबह क्लियर सेंस अगर आप देखें आपको CNBC आवाज़ के चैनल पर दी गई थी। देन गोदरेज प्रॉपर्टीज, केन्स, मजगांव डॉक और RVNL, इन सभी काउंटर्स में आज एक क्रैक था। अनुज ओके, चलिए आज का स्टॉक ऑफ द डे, हीरो ऑफ द डे है वोडाफोन आइडिया। इंट्राडे में 10% तक ऊपर गया था, अभी भी करीब 8% ऊपर है। आखिरकार क्यों वोडाफोन आइडिया के दिन बदले हैं, ये समझते हैं नूपुर से। नूपुर बताइए। बिल्कुल, लगातार पॉजिटिव खबरें यहाँ पे वोडाफोन के लिए आती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते से लगातार यहाँ पे मोमेंटम बना है और 4 महीने की ऊंचाई पर स्टॉक जो है फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहा है। बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए कंपनी की तरफ से खबर आती हुई दिखी, हालांकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे वोडाफोन PLC जो है वो भारत की जो यूनिट है कि वोडाफोन
आइडिया उसकी हिस्सेदारी ट्रांसफ़र करने पर विचार कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो कंपनी अपनी हिस्सेदारी जो है वोडाफोन आइडिया में वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एडिशनल कैश डालने की बजाय शेयर ट्रांसफ़र का जो मॉडल है उस पर चर्चा करते हुए नज़र आ सकता है। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वोडाफोन पीएलसी के जो वोडाफोन आइडिया में करीब 19% की हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीबन 23,160 करोड़ के आसपास की होती है। अब ये हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है और ये जो है वो ट्रेजरी शेयर्स के रूप में आती हुई नजर आएगी। इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कंपनी पर? अब ये जो शेयर्स वोडाफोन आइडिया के पास आ जाएंगे, उसके नाम के हो जाएंगे, तो वो बेच सकता है ये शेयर्स को निवेशकों को, साथ ही साथ गिरवी यानी कि प्लेज भी कर सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के हाथ में कैश आते हुए दिखेगा। अगर कैश आता है कंपनी के पास तो डेफिनेटली केपेक्स और जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में, जिसकी वजह से पॉजिटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है, लेकिन बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस किया गया है। ओके, शुक्रिया ऊपर जानकारी के लिए। वोडाफोन आइडिया वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, बड़ी खबर है, बैलेंस शीट मजबूत करने पर कामकाज कर रहा है। 8.5% अप आज के सेशन में सर वोडाफोन आइडिया। क्या लग रहा है सर, इसके दिन बदल रहे हैं, अब 11 के ऊपर भी टिक रहा है, अब जो टारगेट बहुत सारे लोगों ने 20 तक का सोचा है वो स्तर पार कर? नहीं देखिए, इतनी जल्दी आगे इतना नहीं सोचते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें बदली हैं वोडाफोन आइडिया के साथ, हमने लगातार बात भी की है। 6-7 रुपये से हम पॉजिटिव भी हुए थे पूरे टाइम वोडाफोन पर। आई थिंक पूरी दुनिया पॉजिटिव है, सिर्फ मैंने एक नेगेटिव व्यू रखा था। बहुत लोग अब जब वो 18 वाला 6 रुपये हुआ था, लेकिन उसके बाद एक सेंस बन रही थी कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। अब जो कुमार मंगलम बिरला को वापस बोर्ड पर लेकर आए हैं, आई थिंक उसके बाद एक और फ्रेश रैली आई है, एक सेंस बन रही है मार्केट में। शायद 2 महीने से इनके नंबर्स पॉजिटिव हो गए हैं, AGR का मामला तय हो गया, अब अगले 6-7 साल तक कुछ नहीं पे करना है इनको, तो थोड़ा सा एक सेंस बन रही है कि शायद थोड़ा सा आगे इंक्रीज हो सकता है। मीनवाइल म्यूचुअल फंड के डेटा आ रहे हैं और गोल्ड इनफ्लो बढ़ा है। म्यूचुअल फंड की स्पेलिंग ठीक कर लें प्लीज़ टिकर पर। इक्विटी इनफ्लो ओवरऑल 40,000 से घटकर 38,000 के करीब आया है, तो थोड़ा सा डिक्लाइन है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुल AUM बढ़ा है, वो क्योंकि मार्केट में बड़ी रैली हुई थी, याद रखिएगा आप, अप्रैल में कंपेयर टू मार्च, उसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट आया है। लार्ज कैप का इनफ्लो घटा है, 3,000 करोड़ से घटकर 2524 करोड़ पर आया है लार्ज कैप का इनफ्लो। मिड कैप का 6,063 से बढ़कर 6,551 करोड़। देख रहे हैं आप एक और चीज़, मिड कैप में बढ़ा है, लार्ज कैप में कम हुआ है। और यही लॉजिक भी है, क्योंकि लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं, ज़बरदस्ती क्यों लार्ज कैप में पैसा फंसाना है आपको जब लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं तो। और अगर स्मॉल कैप का और हो तो स्मॉल कैप का भी दिखा दीजिएगा मुझे डेटा। ये अब तक तो स्मॉल कैप भी बढ़ा है शायद। स्मॉल कैप बढ़ा है, कितना आया स्मॉल कैप का? स्मॉल कैप में 6,263 करोड़ से बढ़कर 6,886 करोड़ हो गया। 6200 से बढ़कर 6800 करोड़ हो गया ना। हाँ, तो स्मॉल कैप भी काफ़ी बढ़ा है, मिड कैप भी काफ़ी बढ़ा है, और गोल्ड ETF भी वापस बढ़ा है। 1-2 महीने गोल्ड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन उसके बाद गोल्ड ETF भी बढ़ा है। लेकिन क्लियरली जो चीज़ आपको बता रही है कि ये यहाँ पर जो डेटा है वो क्लियरली पॉइंट आउट कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और थोड़ा सा लार्ज कैप में रुझान कम हो रहा है बेसिकली। और ये एक बेसिक अप्रोच इस समय मार्केट में रही भी है कि लार्ज कैप के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। राइट, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्फ्लोज बढ़े हैं, अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वही लार्ज कैप में, ये तो हमने एमफी के डेटा डिस्कस कर लिए, लेकिन अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी ख़राब क्लोजिंग हो रही है आज के सेशन पे। डील लो पे हम क्लोज हो रहे हैं, 23,800 के लेवल पर क्लोजिंग, तो 23,799 का आज हमने इंटरडे लो टच किया सर। काफ़ी ख़राब क्लोजिंग आज। बहुत ख़राब क्लोजिंग है श्रेया, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 23,810 का क्लोज, 367 पॉइंट नीचे। निफ्टी करीब 1.5% नीचे रहा, बैंक निफ्टी भी करीब 1.5% नीचे था, 856 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT ये थोड़ा सा फिर भी इसने आउट परफॉर्म किया कंपेरेटिवली। और मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, 1% मिड कैप नीचे था, 1% स्मॉल कैप नीचे था। और एडवांस डिक्लाइन देखें तो 800 बढ़ने वाले शेयर और करीब 2300 गिरने वाले शेयर्स। अब एक बार ज़रा सेक्टोरल लूजर्स लेकर आइए ज़रा। रियल्टी ने लीड किया, जो रेट सेंसिटिव में सबसे ज़्यादा वही नीचे थे, 3%।
2.5% PSU बैंक निफ्टी, ऑयल एंड गैस करीब 2.5% नीचे था, कैपिटल गुड्स 2% नीचे, ऑटो इंडेक्स ये भी करीब 0.25% और एनर्जी ये भी करीब 0.2% नीचे था। अब आते हैं गेनर्स पर, फार्मा और FMCG दो ही थे। इंडेक्स लूजर्स पर आते हैं, इसमें सबसे ऊपर टाइटन 7% नीचे, इंटरग्लोब, SBI, इटर्नल, भारती एयरटेल और जियो फाइनेंस ये गिरावट में थे। और उसके बाद आप लेकर आइए गेनर्स, टाटा कंज्यूमर, मैक्स हेल्थ केयर, कोल इंडिया, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ONGC ये आज के कुछ मिलाकर गेनिंग साइड पर स्टॉक्स थे। तो ये आज का बेहद ख़राब क्लोज। निफ्टी हालांकि 23,800 अपने साथ लेके जाएगा कल के लिए। आपकी स्क्रीन पे इट्स 23,820 लेकिन बहुत ही ख़राब क्लोज। हम इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी में अभी तक क्लोज हो रहे हैं। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। हालांकि थोड़ा सा IT ने सुबह एक कंफर्ट देने की कोशिश की थी, टुवर्ड्स क्लोज वो भी नहीं रहा। खैर जैसा है, बाकी सारे संकेत, समीकरण, स्टॉक्स एंड न्यूज़, निफ्टी बैंक पे अप्रोच, सब कुछ लेके ये पैनल कल आपके साथ फिर मुलाकात करेगा मंगलवार के दिन सुबह। और कल है वीकली एक्सपायरी, तो सर आपको समझेंगे मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।